नमस्कार ई क्लिनिक पार्टनर्स। मैं माधुरी गुप्ता, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस लीडर से वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस लीडर से वेबिनार का टॉपिक रहेगा, हम सभी ई क्लिनिक स्टोर्स अपने व्यवसाय की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने ग्राहकों की संख्या में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इस विषय में विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मिस्टर अशोक जी शिवा आर्थोमेटिक सेंटर से और मिस्टर अनिल नेगी जी बाबा मेडिकोस से, जो अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ में शेयर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेबिनार का अतिथि वक्ताओं का परिचय, वेबिनार श्रोता प्रश्नकाल, सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी और वेबिनार की संक्षिप्त जानकारी वेबिनार से सीखेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब मैं आप सभी को अपने पहले अतिथि से मिलवाना चाहूंगी, जिनका नाम श्री अशोक दीक्षित जी है। मेडिकल स्टोर का नाम शिवा ऑर्थोमेटिक सेंटर है, जो कि हरदोई में स्थित है। शिवा सेंटर पिछले 8 वर्षों से संचालित है। यह 28 मार्च 2022 से ही ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और अपने परिश्रम लगन से अपने मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। अब मैं आप सभी को अपने दूसरे अतिथि के बारे में बताना चाहूंगी, जिनका नाम श्री अनिल नेगी जी है। इनके मेडिकल स्टोर का नाम बाबा मेडिकोस चंपानगर अल्मोड़ा उत्तराखंड में उपस्थित है। बाबा मेडिकोस अपने क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से संचालित है। यह 24 मई 2022 से ही ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़ के। अब मैं इस डिस्कशन में एमएस सर को जोड़ना चाहूंगी, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद माधुरी। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अनिल नेगी जी से। हेलो, नमस्कार सर। स्क्रीन पे लाएं। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो अनिल जी, इस लीडरशिप वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोग अब यूपी के अलावा उत्तराखंड और बाकी जगहों से भी कई सारे हमारे चिकित्सा क्लिनिक बन रहे हैं। और जब मैं आप जैसे यंग लोगों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यंग लोग, हम लोग भी अभी 6 साल ही हमारी एज है कंसल्टेशन की। 6 साल से हम लोग अपने यूपी में कई सारे शहरों में चिकित्सा मित्र के थ्रू, हमारे ई क्लिनिक मित्र के थ्रू अपनी सेवा दे रहे हैं। बट आप जैसे लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो इतनी लगन से एक कॉन्सेप्ट को अपने मरीजों के लिए लेते हैं। तो अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेबिनार। और वेबिनार बेसिकली क्या है, वेबिनार का पर्पस क्या है? वेबिनार का पर्पस क्या है कि आजकल ऑनलाइन इतने सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ठीक है? तो ऑनलाइन में ये नहीं हमें पता चल पाता है कि कौन सा कंपनी सही है ना, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो इस वेबिनार के थ्रू, आपके थ्रू हम लोग वो सारे अपने मेडिकल स्टोर या अपने मित्र जो इस कॉन्सेप्ट को करना चाह रहे हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, कैसे करें, बहुत सारे सवाल है जो उनको नहीं मिल पाते कहीं से, उसको हम लोग समाधान देने का कोशिश करते हैं। अब चूंकि आपने ज्वाइन किया, 1 महीने में इतने सारे पेशेंट दिखाए, तो आपने 2 चीजें बड़ी अच्छी करी कि आपने इसको इनिशिएटिव लिया ज्वाइन करने का, उसके बाद आपने मरीजों को दिखाया। तो अब आपको ये पता है कि इसके क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, है ना, मतलब क्या साइड इफेक्ट्स है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हमारा पर्स ये है कि ई क्लिनिक के रूप में देखिए, बाबा मेडिकोस ने हमें रिप्रेजेंट किया, हमें मौका दिया अपने क्षेत्र में सेवा करने के लिए। तो आपके थ्रू हम उन्हें ये बताएंगे कि अगर बाबा मेडिकोस अपने क्षेत्र में सारी चीजें कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो ये पर्पस है इस वेबिनार का, ठीक है सर? तो इसमें आपकी जो मदद हमें मिल रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अनिल जी ये बताइए, आपको विचार कहाँ से आया कि अपने स्टोर पे आपको ई क्लिनिक में परिवर्तित करना है? सर, विचार यहाँ से आया कि मेरा जो एरिया है ये रूरल एरिया है और यहाँ पर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की काफी कमी है। तो पेशेंट काफी परेशान रहते हैं, तो इसीलिए डॉक्टरों की तो जरूरत थी ही। और वैसे भी हमको जो है प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवाइयाँ जो है देने का वो ऑथराइजेशन होता है। तो उसके लिए डॉक्टर बिल्कुल लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों के लिए जरूरी थे। और चूंकि आपका पहाड़ी क्षेत्र है, मुझे लगता है तो वहां से काफी डिस्टेंस होता है में जाना, वहां से वापस आना। जी। तो आपको हमारे ई क्लिनिक के बारे में पता कैसे चला? वही सर, मैं सर्च कर रहा था, यही मैंने ये आप डॉक्टर यहाँ पे जैसे
कोई सिंगल ही डॉक्टर है, एक अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, उसके अलावा कुछ है भी नहीं। लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है। तो मैं ऐसे ही सर्च मार रहा था, तो सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था, वहां पर विजिट किया था मैंने, फिर यहीं से आपके उधर से कॉल आई थी मुझे। तो जब कॉल आपके पास हमारी थी तो आपने क्या क्या क्रॉस चेक किया कि नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन जो वाकई क्षेत्र में काम करती है, क्या क्या बिंदुओं पे आपने बात करी जिससे आपको संतुष्टि हो गई कि ना ये वही संस्था है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ? इसमें यही था कि आपका जो है, जैसे होता है, जैसे अगर कोई फ्रॉड होता है तो पेमेंट की पहले डिमांड करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो है पहले सर्विस मिल रही थी। पेमेंट की एक बार सामान मिलने के बाद जो है पेमेंट के लिए बात करी गई थी। और बाकी जो उसका आपने जो एड का वीडियो बना रखा था, उसका कॉन्सेप्ट भी उससे अच्छा से समझ में आ गया था जी। तो ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं था, इतनी बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने ट्राई किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि सर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे लोगों की कॉल आती है ना, तो उनका सबसे पहला यही सवाल रहता है कि सर इतने सारे लोगों में से आप पे हम कैसे ट्रस्ट करें। तो जब आपने वो बिंदु चिन्हित कर लिए कि हाँ भाई मैंने ये चेक करा, तो मुझे लगता है उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि जब भी कोई कभी फ्रॉड कंपनी होगी वो पेमेंट के लिए सबसे पहले आपको दबाव बनाएगी, क्योंकि पेमेंट लेने के बाद वो अपना फोन बंद कर देगी। और हमेशा ध्यान रखिए कि आप अगर कोई कंपनी बोलती थी आप मुझे चेक से पेमेंट कर दीजिए या मुझे सामान मिलने के बाद दीजिए, तो उसमें फ्रॉड की गुंजाइश कम होती है जी। तो मुझे मेरे साथ कई सारे स्टोर जुड़े हुए हैं, तो लेकिन ये बताइए कि मोबाइल क्लिनिक से आप क्या समझते हैं अपनी भाषा में? मोबाइल क्लिनिक से हम ये समझते हैं कि डॉक्टर से तो परामर्श होगा, लेकिन पेशेंट को इधर उधर भागने की दूर दूर जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसका जो काम है वो उसका मतलब फायदा ही है इसमें, उसका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, सभी का फायदा है इसमें। ऑनलाइन जैसे अब हर चीज आजकल ऑनलाइन ही चल रही है, तो बहुत अच्छा स्टेप है ये। तो आप भाई मेरे प्रोफेसर आप फार्मासिस्ट हैं, आई होप सो। जी जी जी। हाँ बिल्कुल सर। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपने जो पहली बात कही कि हमें सिर्फ दवा देने का राइट है, प्रिस्क्रिप्शन है, तो बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो हमारे स्टोर्स हैं, बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं, उन्होंने लाइसेंस तो ले लिया है, किसी फार्मासिस्ट का लाइसेंस तो लगा लिया है, बट उनको नियम नहीं पता है कि हमें किन नियमों की तरह प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है नियमों के बारे में, तो ये नहीं पता रहता कि मैं क्लिनिक चला सकता हूँ कि नहीं चला सकता हूँ, मैं दवा दे सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिना फार्मेसी करे या बिना फार्मेसिस्ट का लाइसेंस लिए भी स्टोर चला रहे हैं। जी जी जी। तो वो जो जो क्योंकि वो बिल्कुल अनलीगल है, मगर क्योंकि चल रहा है तो वो जानकारी लेना नहीं चाहते, और जानकारी के अभाव में गलत लोग के निशाना बन जाते हैं, है ना। तो जैसे आपने मुझे बताया, तो सबसे जरूरी चीज है कि क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको पता है कि प्रिस्क्रिप्शन सेल जनरेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डोलो एसिलॉक और ये सब देने से मेरा कमर्शियल एंगल पूरा नहीं होगा। तो अगर कोई पेशेंट आ रहा है, उसको अगर दूर जाना है, 100-200 किलोमीटर जाना है, और अगर आपके यहाँ उसके फर्स्ट स्क्रीनिंग हो गई तो उसका 100 से 200 किलोमीटर जाना व्यर्थ नहीं होगा। मतलब अगर स्क्रीनिंग हो गई, ये पता चल गया कि मुझे ये प्रॉब्लम है और ये बीमारी यहाँ पे ठीक नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट वो एक डायरेक्शन मार्क लेके तो जाएगा ना आपके प्लेन पर। और अगर उसको डायरेक्शन नहीं मिला तो क्वैक क्या करते हैं, उसको साल भर अपने साथ चलाते हैं। मैं पथरी का केस ले लूँ ना तो आपने अल्ट्रासाउंड कराया, ना आपने उसका एक्सरे कराया और बोला कि सब ठीक हो जाएगी हर 3-3 महीने में। बट जब आपके पास टूल्स नहीं है तो आप उसे 1 साल तक पैसा देते रहेंगे, पथरी ठीक नहीं। उसके बाद क्या होगा, अगर कहीं पथरी पेशाब की नली पे जाके फंस गई तो फिर आपको इमरजेंसी ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों का ये कदम बहुत स्वागत है कि आप लोग कम से कम स्क्रीनिंग दे रहे हैं कि सर आपको ये पथरी है, आप इसका जाके इलाज कराइए, अगर ठीक तो हम करेंगे, नहीं तो फिर आप रेफर सेंटर जाइए जहाँ पर रिफ्रेशन हो सकता है। तो मुझे लगता है आपने तुरंत उसको इलाज बता दिया, फिर उसकी इच्छा है वो आपसे कराए या रेफर सेंटर जाए। जो हमारा जो स्टेप जो प्रोसेस है वो यही है, मरीज को सही जानकारी देना, क्वैक्स की तरह उसको दौड़ाना नहीं है या उसको कि 6 महीने साल भर तक नहीं कर रहा है। और इससे मुझे लगता है कि जो भी सुपर स्पेशलिटी आपके पास आएगी
जी सर। वो आपका पेशेंट जनरेट करने में आपकी मदद करेगी। जैसे कोई जीआई का पेशेंट आया, गायनी का पेशेंट आया और न्यूरो का पेशेंट आया, ये सारे पेशेंट रहते हैं। हम बस आपको ट्रेनिंग देते हैं कि उनको आप पहचाने कैसे, उनसे हिस्ट्री कैसे ले, डॉक्टरों को कैसे बताएं। बस यही आपका एक मेन रोल है, जिससे आपका भी, चूंकि फार्मासिस्ट है आप, तो आपका भी स्किल सेट बढ़ेगा। राइट अनिल जी? तो अनिल जी, ई क्लिनिक में आपको और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और इससे किस तरह से आपको लाभ मिल रहा है? लाभ तो सर यही है, अभी तो इसकी मार्केटिंग भी अच्छे से नहीं हो रही मेरे यहाँ पे, अभी पैम्पलेट भी वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए हैं पूरे, लेकिन चल रहा है। जितने भी जानने वालों से पहले शुरुआत होती है, तो जितने जानने वाले हैं उनसे करा रहे हैं अभी। जी। और अभी इसका ऐड करना थोड़ा बाकी है, और उसके बाद अभी ऑडियो जिंगल भी नहीं, वो भी वाला भी ऐड नहीं कर रखा है, लेकिन आशा है ठीक रिजल्ट जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे लगातार तो जरूर रिजल्ट आएगा, क्योंकि पहले दिन से आप बताना स्टार्ट करेंगे, जो लोग आ रहे हैं उनको बताएंगे तो काफी। तो मरीज जो आपके पास आ रहे हैं संतुष्ट हो रहे हैं जिस प्रोसेस से आप दिखा रहे हैं? हाँ सर, संतुष्ट हैं अभी, बिल्कुल अभी 100% भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। कई बार जो उनको पूरा सजेशन दिया जाता है वो पूरा फॉलोअप उसका करते नहीं है, कोई टेस्ट होता है तो वो भी नहीं करते हैं, तो वो सारे फैक्टर हैं और भी, लेकिन ओवरऑल जो है 80-90% जो है फीडबैक अच्छा है। बिल्कुल सर, हमारा जो पेशेंट रिलीफ रेट है वो सर 90 से 95% के आसपास है जी। तो अगर आप पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, जैसे सबसे पहले मैं पूछूंगा कि जो प्रोसेस हम करते हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं? जी जी बिल्कुल। तो अगर उस प्रोसेस में आप एक पार्ट है, अगर आप अपना पार्ट अच्छे से करेंगे तो हमारे डॉक्टर्स, हमारी टीम भी वो काम अच्छे से कर पाएगी, तो जो आपका पेशेंट रेट है वो 95% तक जा सकता है। 5% हम लोग इसलिए नहीं कवर कर पाते कि कई रिफर केस होते, कई क्रोनिक केसेस होते जो कि एकदम जल्दी से ठीक नहीं हो सकते, उसमें टाइम लगता है। सो वो 5 से 10% का वेरिएशन आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब आपने क्लिनिक ले लिया है, चला रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि किस तरह के फायदे आपको दिख रहे हैं क्लिनिक सब? फायदे सर यही है, अब जो है एक ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर चाहिए, दवाइयों का अवेलेबिलिटी चाहिए और डायग्नोसिस चाहिए, तो तीनों चीज मेरे पे जैसे हैं, अब उसको इम्प्रूवमेंट करना है धीरे धीरे, तो उससे फिर सभी का ग्रोथ है। फायदा का मेरा मतलब ये है कि पेशेंट आपके बढ़े, पेशेंट बढ़ने के साथ साथ आपका प्रिस्क्रिप्शन सेल बढ़े। ये हमारा बेसिक जॉब है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो पेशेंट कैसे बढ़ेगा, वही सारी एक्टिविटी जो हमने बात करी, और जब पेशेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपका प्रिस्क्रिप्शन सेल बढ़ेगा जी। तो दैट इज आवर बेनिफिट। अभी स्टार्ट करे हुए भी सर यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं हो रखा है, वैसे मुझे ज्वाइन तो मैं हो गया था, लेकिन ये मैंने प्रैक्टिस जो है अभी 7-10-12 दिन से चालू कर रखी है जहाँ में, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई नहीं सर, हम लोग आपके साथ टच पे रहेंगे, जैसे आपसे बात हुई, और धीरे धीरे आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है, समझने में टाइम लगेगा। मगर जब आप 4 जो पिलर्स होते हैं हमारे, उन पिलर्स को अगर आप समझ जाएंगे तो कोई भी स्टोर अपनी प्रिस्क्रिप्शन सेल को बढ़ा सकता है जी जी। तो पिलर्स के बारे में हम लोग आपसे, जब मैं कनेक्ट करूंगा आपसे 1-to-1, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको ग्रो कर सकते। बस मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है कि जो भी हम लोग आपको गाइड करें, आप अप्लाई जरूर करें और उसका फीडबैक हमें दें, सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके फीडबैक पे फिर हम और आगे की मार्केटिंग आपको बताते हैं। राइट सर? जी राइट। तो अभी जैसे आपने 10 से 15 दिन में आपने मुझे बताया, तो कितने पेशेंट सर दिखा पाए 10 से 15 दिन में? अभी मैंने 8 से 10 पेशेंट दिखा रखे हैं। तो 8 से 10 पेशेंट दिखाने के बाद आपको कुछ फर्क लगा कि जब आप देखते थे और जब डॉक्टर्स देख रहे हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन सेल में कुछ बढ़ोतरी दिख रही है आपको? जी जी, फर्क तो बिल्कुल रहता है। अब अगर हमारे पास जैसे पेशेंट आता है तो वो सोचता है कम से कम डोज और कम से कम ड्यूरेशन के लिए सोचता है कि वो खाली मतलब थोड़ा सा उस टाइम पर उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाए, लेकिन अगर डॉक्टर एक बार प्रिस्क्रिप्शन किसी को देता है तो उसको पूरा वो उसको लगता है कि हाँ जी मुझे फॉलो करना है, तो उससे कहीं ना कहीं सेल में भी फर्क जाता है और पेशेंट के रिलीफ में भी फर्क जाता है। अनिल जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि जब ये जो आपने बात मुझे कही कि पेशेंट सिस्टमेटिक रिलीफ के लिए आता है, मगर अगर इस पॉइंट पे आप 2 मिनट उससे डिस्कशन कर लें कि सर आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपको दवा दे दूंगा और आपको आराम मिल जाएगा, मगर 1 हफ्ते के बाद क्या होगा?
3 दिन के बाद क्या हो गया, फिर आप वापस उसी स्टेज पे मेरे पास आएंगे। तो अगर आप इस कंडीशन को दूर करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर कुछ नहीं करता। डॉक्टर आपकी बीमारी को देखने के बाद उनका बेसिक जो इलाज हो वो स्टार्ट कर देता है, ताकि जो पेशेंट आपके पास महीने में आता है वो डॉक्टर के पास 2 या 3 विजिट में ठीक हो जाता है। जी जी। तो हमारा जो मेन काम है, जो आपका जो पार्ट है, वो यही पेशेंट को काउंसिल करना है कि सर आप मेरे से दवा महीने में 4 बार ले जाएं, बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम फिर हो सकती, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो ठीक हो जाएगी। क्यों? मैं सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहा हूँ, राइट? मगर सर एक बार मेरे डॉक्टर्स को दिखा लीजिए, आपकी बीमारी पकड़ में आ जाए, आपकी दवा स्टार्ट हो जाए, तो जो 4 बार आप मेरे पास आ रहे हैं उससे कम खर्च में आप सही डायग्नोसिस आपकी बन सकती। जी जी सर, वो तो बिल्कुल हम समझाते हैं, लेकिन अब वो पेशेंट टू पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे बिल्कुल सर, जेब में किसी के ऐसा पैसे नहीं है कि ऐसा नहीं कि सर आप समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे, हमें धीरे धीरे समझाना ही पड़ता है। धीरे धीरे वो समझते हैं चीजों को, पहली बार में कोई ऐसी बात आपकी नहीं मानता। जैसे मैं बताऊं, अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो दर्द धीरे धीरे आता है। अगर जिस डॉक्टर को या जिस फार्मासिस्ट को ये पता है कि किडनी का दर्द है तो वो उसे काउंसिल करेगा कि सर आपको ये प्रॉब्लम, ठीक है। अब मुझे बताइए, जिस फार्मासिस्ट को, जिस मेडिकल स्टोर को यही नहीं पता कि किडनी का दर्द है या स्टोन का दर्द है, तो आप मुझे बताइए क्या दवा देगा? नहीं सर, वो कहाँ से देगा? पहले तो डायग्नोसिस मेन है, जब तक पकड़ में नहीं आती बीमारी कहाँ से ट्रीटमेंट? अगर वो पैरासीटामोल दे भी देता है तो पैरासीटामोल उसकी दर्द का लेवल को कम कर देगा, मगर 2 दिन के बाद फिर से दर्द होगा। जी जी। तो अगर यही जानकारी हम देते हैं कि सर आपके पास जो मरीज आता है उससे आप बात करके ये पता चले कि उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर सर्दी जुकाम बुखार है तो आप ही दवा दे सकते हैं, बट लग रहा है कि नहीं ये सर्दी जुकाम से आगे का चीज है, इसको लगातार प्रॉब्लम हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको तुरंत वहां पे काउंसिल करना है। काउंसिल करने के बाद दिखाना है, तो देखेंगे ऑटोमेटिक उसको रिलीफ मिलेगा। नहीं सर, अभी 5 मिनट के पहले की बात है, मेरे पे एक पेशेंट आया था और उसको पथरी के सिम्टम बता रहा था सारे। मैंने उसको बोला भी कि डॉक्टर से कंसल्ट करा देता हूँ मैं आपकी, या चाहे, लेकिन वो उन पर भी रहता है ना, पेशेंट पे भी रहता है। वो कहता ना जी हम अपने घर जाएंगे और वहीं जाके हम वहीं दिखाएंगे। तो इस टाइप के पेशेंट भी आते हैं, लेकिन कुछ जो समझदार रहते हैं, जो अफोर्ड भी कर सकते हैं अपना ट्रीटमेंट, वो तो लेते हैं, लेकिन बाकियों का कुछ लोग मिल जाते हैं ऐसे। नहीं सर, उनको थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि सर देखिए, ये एक्चुअल आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा कि ये हो सकता है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो होगा क्या कि सपोज करो उस वक्त वो नहीं माने, बट जो अपने घर गए और जब वो पेन बढ़ा और उनको प्रॉब्लम हुई तो आपकी बात उनको याद आएगी और वापस वो आपके पास आएगी। हम थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं उनको सही बात बताने, होता ना कि ठीक है अच्छा मैं सर दवा दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं करना है। आप जो एक्चुअल सिनारियो है, जो आपकी डायग्नोसिस बन रही है, वो आप उनको बताइए कि सर मुझे ऐसा लग रहा है और प्लीज आप इसको कराइए, मेरे से ना करें कहीं से भी कराइए, बट सलाह मेरी यही है कि आप इसको कराइए। तो जैसे कि निखिल जी, कुछ मरीज ऐसे आपके पास आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते और उनको डॉक्टर द्वारा दिए गए पर्चे का महत्व भी नहीं पता होता, तो उनको कैसे कन्विंस करते हैं कि आप हमारे ई क्लिनिक पे दिखाइए? पेशेंट आते हैं सर, अभी भी जो है, अभी नया ही चीज है ये, हमारे एरिया में तो नई चीज है। अभी कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं जो वो भी कह रहे हैं यार जो फिजिकली जो डॉक्टर देखेगा वो ऑनलाइन में कैसे हो जाएगा, है ना। तो अवेयरनेस उसके लिए जरूरी है, अवेयरनेस कर रहे हैं हम, उनको समझा भी रहे हैं। अब जिन जिन लोगों को हमने दिखाया है वो दूसरों को बताते हैं, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके स्प्रेड होगी नॉलेज, और ऐसा ही हो भी रहा है। जो जो यहाँ पर अभी तक चेकअप करा के गए हैं वो औरों को बता रहे हैं, तो फैल रही है बात। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल पूरे विश्वास से इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया पे हैं, डिजिटल मीडिया पे हैं, तो डिजिटल मीडिया एक तरह से अथाह सागर है। अब देखिए बहुत सारी चीजें इसमें चल रही हैं, और आज की डेट में 70% एजुकेशन आपकी डिजिटल मीडिया पे आ गई है। हर चीज आपकी ऑनलाइन कनेक्ट हो रही है ना। आप अपने घर का सामान भी खरीद रहे हैं, आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, बट उसमें ये देखने की चीज है कि आप उससे कितना फायदा ले सकते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको पूछूं, जो भी इंसान या जो भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन पे नहीं है या डिजिटल मीडिया पे नहीं है और उससे आप पूछेंगे कि सर ये कैसे होता है, तो आपको क्या लगता है, क्या आंसर आपको मिलेगा? समझा नहीं सर मैं आपका क्वेश्चन। सपोज करिए कि
आप डिजिटल मीडिया नहीं यूज करते, फेसबुक नहीं यूज करते, तो अगर आप उससे फेसबुक के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो क्या बताएगा? कहाँ से बताएगा? उसको या तो हम दिखाएं, उसी टाइम पे दिखाएं कि जी ये होता है जी, तब तो उसको समझ में आएगा। वो अगर खाली ऐसे ही बताएंगे तो कहाँ समझ में आएगा सर उसके? हाँ, उसकी समझ में नहीं आएगा और वो फिर अपने हिसाब से आपको वर्जन देगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो उसका अपना विचार है जी, है ना। तो यस यस। ये चीज होती है कि जब हम जैसे विदेशों में हम जाएं, अभी विदेशों में हम जाके ये देखते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो हमारे इंडिया में नहीं है, अगर कोई बिना देखे मुझसे पूछे तो बोलेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है। कभी हमने सोचा था कि पंखा हमारा रिमोट से भी चलेगा? 10 साल पहले अगर आप सोचे तो नहीं पॉसिबल था। अब तो अलेक्सा से भी चलता है। अलेक्सा भी चलता है। अब अभी कोई मैं बोलता कि सर आप ताली बजा के भी अपने कमरे का बल्ब धीमा तेज कर सकते हैं। जी जी। तो ये चीजें हैं, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और जो लोग ऑनलाइन पे हैं उनको पता है कि कैसे कैसे ग्रो। तो आपके अनुसार ई क्लिनिक में मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या और प्रयास किए जा सकते हैं, जिंगल और पॉम्पलेट के अलावा? सर मार्केटिंग सबसे मेरे को लगता है पहला स्टेप होना चाहिए इसमें। जी। तो जिंगल और पैम्पलेट के अलावा और कैंप के, मेरे को लगता है कैंप से काफी इसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि लोग जो है एक रिस्क भी नहीं लेना चाहते और रिस्क में अपना पैसा नहीं लगाना चाहते कि तो हमारा फीस भी लग जाए और पता नहीं क्या निकलेगा। तो अगर वही मैं कह रहा था बीच में कि अगर कैंप थोड़ा पहले लग जाए, जैसे अगर नई नई चीज है कोई, तो आदमी उसको अपनी इमेज में डालना चाहता है कि हाँ जी सही में डालना है गलत में डालना है क्या है, तो 3 महीने में तब तक उसकी इमेज बन जाती है उस चीज के लिए। तो अगर थोड़ा 3 महीने से पहले आप लोग भी ये कैंप को थोड़ा पहला करा सकें तो मेरा सजेशन है कि इससे अच्छा रहेगा, क्योंकि नई नई चीज है, हर कोई ट्राई करना चाहेगा कैंप के दिन फ्री में, तो उससे थोड़ा इस पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो सही कहा आपने। अभी इसलिए 3 महीने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है अनिल जी। रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप कितनी जल्दी अपने मरीजों को दिखा सकते। तो अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, मरीजों को दिखा सकते, क्योंकि मरीज अगर आपके पास 10 या 15 आ गए टाइम में और अगर आप टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो आपका ही उल्टा एडवर्स इफेक्ट चला जाएगा मरीजों। तो आपका हाँ हमारी तरफ से पूरी प्रिपरेशन है, हम हाँ 2 बिल्कुल। महीने खर्चा तो बना के अगर आप मुझे बोलते हैं कि सर मेरा 10 से 12 मिनट का पेशेंट कंसल्टेशन पे आ गया है, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो 12 मिनट का है, 12 मिनट में आपको कंसल्टेशन हो जाना चाहिए, तो अगर 12 मिनट के अंदर आपका कंसल्टेशन है तो आप आराम से कैंप करा सकते हैं। बट होता क्या है ना, बहुत सारे लोग कैंप की रिक्वेस्ट तो डाल देते हैं, बट वो नहीं समझते कि जब कैंप होगा तो आपके पास एक साथ लोग आएंगे, 10-15 लोग एक साथ एक टाइम पे आएंगे, फिर वो कंडीशन एडवर्स हो जाएगी अगर आप उन्हें ट्रीट नहीं कर पाए या उन्हें दिखा नहीं पाए। तो हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हाँ प्रिपेयर हो जाए, 15 दिन अच्छे से पेशेंट दिखाए महीने में, फिर आप दूसरे महीने से करा सकते हैं। तो जो इस स्पीच को पकड़ लेते हैं, इसको कर पाते हैं, उनके लिए कैंप हम कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। ओके सर। तो अगर कोई महिला आपके पास आती है परामर्श के लिए जी, तो उसको कैसे आप ई क्लिनिक में दिखाने के लिए प्रेरित? महिला सर अभी तक तो महिला दिखाई नहीं है, लेकिन दिखा देंगे उनको, उसको दिखाने में कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके क्षेत्रों में जहाँ पे रूरल होता है, महिलाओं की बड़ी समस्या है कि वो आपसे जाके परामर्श नहीं ले सकती, बता नहीं सकती कोई प्रॉब्लम। तो कभी उनकी सास आती है, कभी उनके हस्बैंड आते हैं ना। तो एक महिला डॉक्टर होने के नाते जब आपके पास सुविधा है तो एक अलग से आप एक अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं कि भाई महिला भी है, तो जो वहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं वो आपके पास आके उस सुविधा का लाभ उठा। जी जी जी। अब जब प्रॉब्लम में कोई होता है तो उस टाइम पे शर्म वरम को तो भूल ही जाते हैं, उस टाइम पे आप प्रॉब्लम में है तो उस टाइम पे, और वैसे भी उसमें हम और अपना सोचेंगे, अगर बाय चांस वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो उनको ऑनलाइन यहीं पर बात करने के लिए हम बाहर भी जा सकते हैं। नहीं बाहर नहीं सर, उसके लिए श्वेता मैम है, माधुरी मैम है, वो श्रद्धा मैम है, वो आपको बताएंगी कि कैसे आप किसी महिला मरीज की बात डॉक्टर से करा सकते, वो कोई इशू नहीं है। बट उसमें देखिए क्या है ना कि जैसे अभी जो आपका नंबर कम है, 1 या 2 या 3 महिलाएं आती, अगर आप इस सुविधा को थोड़ा सा और बड़ा कर दे, थोड़ा सा प्रचार कर दे, तो आपके पास ज्यादातर महिलाएं आएंगी जो इस वजह से नहीं आ पा रही। देखिए वो जो आप मुझे कह रहे हैं ना कि सर जब पेन होता है या दर्द होता है तो आपके पास आती, वो मजबूरी होती है।
जी जी मजबूरी होती है क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। बट जब ऑप्शन उनके पास रहेगा तो वो अपनी बेसिक जो उनकी बीमारियां हैं उसके अलावा भी जो और उनकी बीमारियां उनके लिए आपके पास आएंगी। और जो जी गाय सर। हाँ जी। अब जैसे मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ भी फार्मासिस्ट है, उसका ऑप्शन हम निकाल सकते हैं, वाइफ को भी बैठा सकते हैं महिलाओं को बिल्कुल दिखाने सर, के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैम को बैठा लिए और एक अलग से आपका क्राइटेरिया बन जाएगा कि भाई महिलाओं के लिए हमारे पास ये हमारे वाइफ है जो देखती है। तो मुझे लगता है वो लकीना खत्म हो जाएगा और उससे भी आपका एक रास्ता निकल आएगा कि महिला पेशेंट के लिए बड़ा कंफर्टेबल आपका हो जाएगा। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो मरीज आपके पास क्लिनिक में आता है तो कैसे आप निर्धारित करते हैं कि ये कौन सा बीमारी का मरीज है और मुझे किस डॉक्टर को दिखाना है? सर अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक नहीं है, एक्यूट है, और वैसे भी यहाँ पे जितने भी अब गांव के लोग हैं वो ज्यादा पैसा लगाना नहीं चाहते, तो अभी उनको प्रिफर हम जनरल फिजिशियन को ही करते हैं। और उनकी पेशेंट अभी तक ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं निकली कि जिनको मुझे जिसमें लगे कि हाँ जी इसको जनरल फिजिशियन हैंडल नहीं कर सकता। एक और चीज ऑब्जर्वेशन में आई है कि जब हम डेमोग्राफिक में जाते हैं तो प्लेन की और पहाड़ों की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। क्यों अनिल जी जी? जी बिल्कुल। क्योंकि जो पहाड़ों का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है चलना चलना, जी तो वहां पे मुझे लगता है बिल्कुल एंड स्टेज पे प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग में नहीं आती उस तरह की। तो हाँ या तो एकदम से क्रोनिक केसेस आएगा जिसको डायग्नोस करना होगा क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम वहां कम आती है क्योंकि उनका खान पान चलना फिरना बहुत अच्छा होता है। तो डेमोग्राफिक भी डिजीज, कई सारी बीमारियां होती है जो डेमोग्राफिक डिजीज करती है कि जैसे मुझे अगर बिहार में जाए कुछ प्लेसेस पे कुछ मिलेगा, यूपी में आए आप जैसे समुद्र के किनारे शहरों में जाएं तो बेसिक बेसिक आपको कुछ कुछ बीमारियां पता रहती कि ये बीमारियां यहाँ पे रहती हैं। तो उस तरह का कुछ आइडिया रहता है आपको अपने एरिया में कि कौन सी बीमारियां यहाँ पे ज्यादा दिखती हैं? बीमारियां सर, बीमारियां आपका आजकल अर्थराइटिस भी काफी चल रहा है, और एलर्जी के पेशेंट आते हैं, और फीवर कफ वगैरह ये तो चले रहते हैं, डायरिया हो गया, हाँ तो यही रहते हैं। तो और सर अर्थराइटिस तो मुझे लगता है कि वो आपके चलने की वजह से ज्यादा, मूवमेंट की वजह से ज्यादा केसेस आते हैं। गैस्ट्रो के भी काफी प्रॉब्लम हो रही है आजकल लोगों में, लाइफ स्टाइल की वजह से ही है सारी ज्यादा बीमारियां। तो आपके पास सर गैस्ट्रो भी है, ऑर्थो भी है, गायनिक भी है और जीपी भी है। तो डेमोग्राफिक जो भी पेशेंट आए उसके हिसाब से अगर आप फिजिशियन को दिखाने के बाद, और एक और सुविधा है, अगर फिजिशियन को लगता है कि मेरा केस नहीं है तो वो रिफर भी करते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को। तो उससे क्या होता है, मरीज का पैसा बचता है और वो डायरेक्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाता है। वो सर जो आपके डॉक्टर की लिस्ट है उसी में से रहेंगे वो डॉक्टर जिनको रिफर बिल्कुल सर, करेंगे? वही डॉक्टर रहेंगे। सपोज करिए कि डॉक्टर सिलसिला ने देखा मेरे मरीज, तो सिलसिला ने देखा मैम ने और उनको नहीं, निखिल जी ये हमारा पेशेंट नहीं है, तो गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, तो वो उसी पर्चे में रिफर कर देंगे और फिर आप गैस्ट्रो में बुक करा के उसको दिखा सकते। उसकी एडिशनल फीस नहीं लगती ना सर? नहीं नहीं सर, उसकी जो फीस पहले वाली सिलसिला में फीस नहीं है, रिफर करने की कोई फीस नहीं। उससे बेनिफिट क्या होगा कि पेशेंट को भागना नहीं पड़ेगा कि वो 3-4 बार दिखाया फिर वो गैस्ट्रो के पास आया, तो डायरेक्ट उसको इलाज मिल जाएगा और पहले महीने से उसका इलाज स्टार्ट हो जाएगा, आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये नई चीज बताई आपने, पता नहीं थी मुझे। कोई बात नहीं सर, इसीलिए सर ये वेबिनार होता है कि बहुत सारी चीजें नहीं पता रहती सिस्टम में कि कंपनी क्या बेनिफिट दे रही है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको हेल्प करेगी मूवमेंट करने में। तो अगर सिलसिला में हमने देखा, उन्होंने देखा कि नहीं ये मेरा पेशेंट नहीं है, रिफर कर दिया, तो उनकी फीस गैस्ट्रो में एडजस्ट हो जाएगी। मतलब 70 रुपए अगर उसने दिए हैं तो बाकी गैस्ट्रो की फीस आप लेके उसको दिखा सकते जी। पहली चीज। दूसरा, कभी कोई भी आपको ये लगता है कि ये डॉक्टर ने रिफर किया, सपोज करिए उसको कोई लिम्फोमा का इश्यू है, पेशेंट आपके पास आया, डॉक्टर ने देखा उसको लिम्फोमा सस्पेक्ट कर रही हूँ मैं और उसका कुछ इन्वेस्टिगेशन होना है, तो हम उसको रिफर भी करते हैं और आपको बताते हैं कि अनिल जी मैं इसको थोड़ा सा कैंसर सस्पेक्ट कर रही हूँ और इसका ये प्रॉब्लम है और इसलिए मैं इसको रिफर कर रही हूँ। आप अपनी भाषा में इसको समझा के रिफर कर दीजिए। होता क्या है, मरीज को हम बताएंगे तो मरीज थोड़ा सा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है ना। तो जब हमने आपको बता दिया तो आपकी जिम्मेदारी है उसको समझा के अपनी भाषा में नियर के जहाँ पे सुविधा है, जैसे SGPGI है वहां पे उसको भेज दीजिए।
तो उससे क्या होगा कि बेचारा वो भटकने के बजाय सीधे वहीं पहुंच जाएगा और जल्दी से इंटरवीन करके ठीक हो सकता है। क्यों? अगर वो कैक्स को चक्कर में रहा तो वो उसे खराब कर देंगे, वो बेचारा फिर एंड में जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा हमारे डॉक्टर्स का सुविधा है कि वो रिफर करने के बाद आपको अपडेट करते हैं, पर्चे भी लिखते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। आपने फिर अपनी भाषा में मरीज को समझाना है, क्यों डायरेक्टली अगर डॉक्टर ने मरीज को बता दिया तो मरीज फिर परेशान हो जाएगा और फिर कई सारे सवाल वो आपसे करता है, क्योंकि उसको ट्रस्ट आप पे है, हमारे डॉक्टर को तो बाद में जानता है। बिल्कुल तो ये भी सुविधा देते हैं। दूसरा, अगर किसी मरीज को आराम नहीं है या 2 या 3 बार वो दिखाया उसने आराम नहीं मिला, तो फिर वो केस आप भी सीनियर डॉक्टर रिफर कर सकते हैं, हमारी टीम भी रिफर करती है। उससे क्या होगा कि जो हमारे सीनियर डॉक्टर है वो इस केस को रिविजिट करते हैं और उसकी फीस ले लगती है। फिर वो कंक्लूजन आपको देते हैं कि क्या गैप रहा जिसको इनको आराम नहीं मिला। तो हम एंड तक आपके मरीजों को छोड़ते नहीं है, एंड तक उन्हें फाइनल कंक्लूजन देते हैं कि सर ये जाएगा किस केस में, रिफर होगा या इसका ट्रीटमेंट प्लान कुछ चेंज होगा। ऐसा नहीं कि उसको आखिरी में छोड़ दिया। तो फाइनल कंक्लूजन आपको देते हैं कि सर ये रिफर केस है या इसकी डायग्नोसिस ये बनी या इसका डायग्नोसिस ठीक से बन नहीं पाया, जो कुछ भी है तो फाइनल कंक्लूजन करके। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, ये अगर आप अपने पेशेंट पे अप्लाई करेंगे तो आपका पेशेंट कहीं नहीं जाएगा, सही सलाह मिलेगी। और अगर वो गलत जगह चला भी गया तो वापस से आपके पास आएगा, क्योंकि सही सलाह है, गलत नहीं बोला आपने, वो उस चीज को ठीक करेगा तो वापस आपके पास आएगा। मगर ये एक दिन का काम नहीं है, तो महीने 2 महीने 3 महीने लगेंगे, क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट करेगा। एक पेशेंट मेरे ख्याल से 15 दिन के बाद या हफ्ते भर के बाद आता है। सर यहाँ पे तो एरिया ऐसा है कि पेशेंट को पहली खुराक में ही फायदा चाहिए, पहली खुराक से फायदा नहीं मिला तो आने बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा टफ है, जैसा आप कह रहे हैं कि 3 या 4 बार आएगा तो आराम नहीं मिलेगा, ऐसा तो यहाँ पे अगर ज्यादा से ज्यादा पेशेंट 2 बार आ सकता है, उससे ज्यादा बार नहीं आएगा। अनिल जी, ये एक तरीके का मिथक है। इस पे मैं आपको बताऊं, मिथक का मतलब समझते हैं ना, मिथ मतलब एक धारणा बना रखी कि सर मुझे आराम मिलना चाहिए। आप मुझे बताइए, तो अनिल जी एक धारणा हमने बना रखी कि मेडिकल स्टोर से हम दवा लेंगे तो हमें एक खुराक में आराम मिलना चाहिए, राइट? जी जी जी, लोगों की बनाना है। हाँ, तो एक बात मुझे आप बताइए, हम डॉक्टर से ऐसी धारणा क्यों नहीं बना पाते? तो वो सर, वो तो लोगों को समझाना पड़ेगा ना, अब हम तो समझते हैं, वो नहीं समझते हैं। आप मुझे बताइए, आप भी कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, मैं भी कभी डॉक्टर के पास गया हूँ, क्या मैं उनसे बोलता हूँ कि नहीं सर पहली बार में मुझे आराम मिलना चाहिए? ये सर डॉक्टर से नहीं बोल पाते ना ये चीज। नहीं बोल पाते, क्यों? कभी सोचा आपने? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि हम डॉक्टर से ज्यादा थोड़ी जानते हैं। हाँ, डॉक्टर से ज्यादा नहीं जानते। दूसरी चीज, कोई भी बीमारी सर जिसने 5 साल आपकी बॉडी में घर बनाया है, तो आप मुझे बताइए पहली खुराक से क्या आराम मिल जाएगा? हाँ, जितनी पुरानी बीमारी होगी उसका लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। तो हमें धारणा के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। डॉक्टर भी यही काम करते हैं। जब पेशेंट बोलता है ना डॉक्टर साहब मुझे आराम नहीं मिला, तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आपने दवा खाई, क्या आपने प्रिकॉशन लिया, क्या जो मैंने बताया वो आपने काम किया, पहली चीज। और अगर वो बोलते हैं हाँ साहब मैंने किया, तो फिर वो दवा चेंज करते हैं। जी जी। तो ये तो नहीं डॉक्टर को चेंज कर देते, और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपको आराम क्यों नहीं मिला, प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसका टेस्ट करते हैं, उसके फिर मॉनिटरिंग चेक करते हैं कि भाई किस लेवल का बीमारी है, मुझे कौन सा दवा चलाना है, फर्स्ट लाइन चलाना है, सेकंड लाइन चलाना है। तो इतने सारे प्रोटोकॉल के बाद में वो दवा चलाते हैं। जी जी। यही सारी पेशेंट की वो काउंसलिंग जब करते हैं तो पेशेंट को समझ में आता है कि भैया मेरे को अगर 5 साल टीबी को हो गए तो सर फर्स्ट लाइन से काम नहीं चलेगा, मुझे सेकंड लाइन या थर्ड लाइन चलानी ही पड़ेगी, राइट? जी। तो एमडीआर जब केसेस होता है तो आपको भी पता है कि नॉर्मल दवा काम नहीं करती है, उसमें एमडीआर की जो ड्रग्स लिखी वही चलानी। अब ये डॉक्टर को पता है, फार्मासिस्ट या आपके जो क्रैक्स बैठे उनको नहीं पता है कि जो नॉर्मल टीबी का केस है कब एमडीआर में कन्वर्ट होगा, ये उनको नहीं पता। ये चीज समझने के लिए आपको पेशेंट को समझाना पड़ेगा। जब आपको ही नहीं पता है तो आप पेशेंट को कैसे समझा पाएंगे? और जब पेशेंट को नहीं समझा पाएंगे तो पेशेंट आपके हाथ से चला जाएगा। ये सर उसमें भी 2 टाइप के लोग होते हैं ना, एक तो समझने को तैयार होते हैं, एक समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। कोई बात जो उसमें तो सर हमारा देखिए काम है, हमें समझाना है। अब ये तो पेशेंट के ऊपर भी होता है कि वो एक बार दिखाने के बाद दोबारा डॉक्टर को नहीं दिखाता, तो उसमें हम नहीं कर सकते। उनके लिए तो ये है कि अभी चलो एक तो हम नया चीज ट्राई कर रहे हैं जी, ऑनलाइन कंसल्टेशन,
और उसमें उसको पहली बार में अगर फायदा नहीं हुआ तो वो ये धारणा बना लेगा कि जी खाली बेकार है जी, हम तो सरकारी में ही चलते हैं, वहाँ फ्री में वहीं दिखाएंगे। नहीं सर, वहां भी उसको आराम नहीं मिलता है, आपको भी पता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सरकारी सुविधा सर इतनी अच्छी होती तो आज हमारे इतने सारे मेडिकल स्टोर नहीं। जी वो तो बिल्कुल हकीकत। एक आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए, तो नेगी जी, हमारे ई क्लिनिक प्रोसेस में मेडिकल स्टोर की क्या भूमिका है? हाँ जी सर, रिपीट करेंगे सर आप? सर, हमारे ई क्लिनिक प्रोसेस में मेडिकल स्टोर की क्या भूमिका है? मेडिकल स्टोर की भूमिका है सर, बीच की कड़ी मेडिकल स्टोर ही है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। जी। अब पेशेंट का भी जो है पहला इंटरेक्शन मेडिकल स्टोर से ही है, उसके बाद डॉक्टर से है। और उसको दवाई अगर लेनी है वो भी मेडिकल स्टोर से ही लेनी है। तो बीच की कड़ी का काम कर रहा है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में मेडिकल स्टोर। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया सर, बिल्कुल बीच की कड़ी है। तो इस कड़ी को अगर हम हटा देंगे तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपने हमारे प्रोसेस को और मरीज को अपने थ्रू जोड़ा हुआ है। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मरीज से बात करना, उसकी हिस्ट्री लेना, सही डॉक्टर का चयन करना। बाकी का काम फिर हमारा है, जो मैंने आपको बताया। मरीज की बात को भी डॉक्टर को मेडिकल स्टोर नहीं समझाना है और डॉक्टर की बात को मरीज को भी मेडिकल स्टोर नहीं समझाना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और बाकी की जो सर्विस है वो फिर हम लोग आपके थ्रू तक पहुंचाते हैं। जी। तो अनिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग अब कनेक्ट करते हैं अशोक दीक्षित जी से। थैंक यू सर, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू अशोक जी, नमस्कार, स्वागत है सर आपका वेबिनार में हमारे। तो मैं अपनी बात रिपीट करना चाहता हूँ सर, आप जैसे यंग लोगों को जुड़ा के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे। मेरी आवाज आ रही है अशोक जी? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो सर मैं वही अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप जैसे यंग लोगों को जोड़ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहे हैं और आपने हमें मौका दिया अपनी सुविधा को आप तक पहुंचाने का, अपने मरीजों तक पहुंचाने का। तो वेबिनार हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वही सवाल कि कैसे विचार आया कि मैं अपने क्लिनिक को ई क्लिनिक में परिवर्तित करूं? एक्चुअल में सर हुआ क्या कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो नया था जी, लेकिन जो ई टेली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है ये है तो काफी पुराना। जी बिल्कुल सर। हालांकि कोरोना काल में इसको लोगों ने जाना अच्छे से और क्लिनिक पे पहुंचने में, छोटे छोटे जगहों पे पहुंचने में थोड़ा सा समय जरूर लगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने आपका जो ई परामर्श क्लिनिक है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे, नाम तो मैं नहीं लूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, तो अदरवाइज बहुत सारे और भी ऐप्स थे जिनके माध्यम से हमने उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने मुझे अपना सारा प्रोसेस बताया, लेकिन उनके जो आप कहिए कि पार्टिसिपेट करने के या हमें आपसे जुड़ने के लिए जो चार्जेज उनको देने थे वो काफी ज्यादा थे। और क्योंकि कॉन्सेप्ट नया था तो मुझे लगा कि पता नहीं ये सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतना इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने आपका सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा और उसमें जो नंबर दिया था तो मुझे लगता है कि शायद माधुरी मैम का नंबर था। तो मेरी मैम से बात हुई, उन्होंने पूरा प्रोसेस मुझे बड़ा अच्छे से समझाया। और होता क्या है कि कभी कभी बात करने से ही लगता है कि कहाँ पे रॉन्ग है, कहाँ पे राइट है। बिल्कुल। तो मुझे बात करने से ही ऐसा फील हुआ कि हम सही जगह पे हैं। रीजन उसका ये था कि हम हरदोई जनपद से जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ से लखनऊ की दूरी थोड़ा सा ही है, करीब 80-85 किलोमीटर की दूरी है। जबकि अदर जहां भी मैंने बात की तो कुछ कोई गुड़गांव से बोल रहा है तो कोई दिल्ली से बोल रहा है, अदर काफी दूरी की वजह से। तो थोड़ा सा फेस करना मुझे दिक्कत पड़ रहा था कि मैं उनको पैसा दूंगा तो पता नहीं वो सही जगह पे जाएगा या नहीं जाएगा, मीडिएशन में जो लोग हैं उनसे मेरा दोबारा संपर्क हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मैम से बात हुई तो उनके बात करने का जो तरीका था वो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने मुझे पूरी तरह से भरोसे में ले लिया एक ही बार में कि आप जुड़िए हमसे और आपका कहीं पर डॉक्टर साहब लॉस नहीं होना है। बिल्कुल। तो आप इस तरह सोशल मीडिया के माध्यम आप लोगों से जुड़ा मैं और आज आपकी टीम का हिस्सा हूँ और मुझे खुशी होती है कि
एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग रन अप कर रहे हैं। अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत फील खास नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल सही आपने बताया कि कॉन्सेप्ट नया है। बेसिकली नया नहीं है, हम धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमने सबसे पहले लखनऊ से स्टार्ट किया था, यूपी एक्सपेंड करना था, तो अभी 2 महीने पहले हमने यूपी एक्सपेंड किया। अभी हम लोग एमपी और पंजाब और पैन इंडिया प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक ट्रायल थे और बेसिक चीजें थी वो हमें कंप्लीट करनी थी। जैसे आपसे बात करना है, मरीजों से बात करना है, टेक्नोलॉजी में काम करना है, बहुत सारी चीजें। और ये मैं बता दूं आपको, जो आपने मुझे एक बात बताई कि सर हम जो सर्विस दे रहे हैं और जो दूसरी सर्विस दे रहे हैं उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो कॉस्ट का है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कॉस्ट क्यों हमने कम रखी है। पहली चीज, स्टेट गवर्नमेंट भी एक ऐप चलाती है, आपको पता होगा। स्टेट गवर्नमेंट भी एक ऐप चलाती है संजीवनी के नाम से, बट वो संजीवनी उनका खुद का ऐप नहीं है, वो थर्ड पार्टी ऐप है। तो जब गवर्नमेंट कोई थर्ड पार्टी लेती है तो उसका टेंडर करती है और वो उसको पैसे पे करती है। वो भले आपसे 1 रुपया चार्ज करते हैं, बट गवर्नमेंट उसको पे करती है। पे करने के बाद अगर उस ऐप में भी कोई आपको चेंजेस कराने, कुछ भी कराना है, तो आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं, तभी चेंजेस होता है। तो ये तो चूंकि गवर्नमेंट का मैटर हो गया वो मैं। अब अगर कोई प्राइवेट कंसर्न इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करती है तो उसको ऐप बनवाना पड़ता है। तो क्या होता है, उसकी कॉस्टिंग करोड़ में जाती है, क्योंकि आपको पैन इंडिया कवर करना है, सब देखना है। बट यहाँ पे क्या है कि हमारी टीम ने इटसेल्फ इस ऐप को डेवलप किया है, ये हमारा खुद का ऐप है। तो इस वजह से हमारी कॉस्टिंग कम है। अगर मैं इसको किसी पार्टी से लेता तो मुझे पैसे पे करने पड़ते, तो ऑटोमेटिक वो कॉस्टिंग में आपसे लेता। बट हमारा जो डायरेक्टर सर का जो मोटिव है वो ये नहीं है कि आप पैसे कम रख के ज्यादा रख के, मोटिव अभी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सुविधा को लेके जाएं, वो उसे यूज करें। और जब यूज करेंगे, एक मास पब्लिकेशन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका रेवेन्यू उस लेवल तक आ जाए। तो ये मोटिव अभी हमारा कमर्शियली नहीं है। अभी तो आप ये समझिए कि हम आपको फ्री में सेवा दे रहे हैं। जो प्लान मैंने आपको बताया, एक तरीके से आप अगर उसकी कॉस्टिंग देखें तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई भी हम आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहे हैं। क्योंकि इसी कॉस्टिंग को या इसी प्लान को अगर किसी दूसरे से लेते हैं तो आपको कम से कम 50,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जो भी। बट एक और चीज, एक्सपीरियंस उनको कितना है, सर्विस आपने बेच तो दी, एक्सपीरियंस कितना है, आप काम कैसे करते हैं, रिजल्ट कैसे आता है, क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी बांटते हैं। पैसे देना नहीं जरूरी है, आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं भैया आपका पेशेंट आराम नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे इस वेबिनार में आपके सामने जिम्मेदारी लेता हूँ कि सर आपके किसी भी पेशेंट को मैं अधर में नहीं छोड़ूंगा, एंड तक उसको लेके जाऊंगा। कोई आपका पेशेंट ये नहीं बोल सकता कि साहब ऑनलाइन चिकित्सा में से मुझे भरपूर सहायता नहीं। मतलब मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ कि सर कैसे मरीज को देखें, मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ किस तरीके के डॉक्टर को दिखाएं, मैं आपको बताता हूँ कि सर अगर उसको आराम नहीं मिलेगा तो मेरे सीनियर डॉक्टर देखते हैं, और सीनियर डॉक्टर की फीस सर 500 रुपए है, हम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सर हमारे जो पहले के डॉक्टर ने, उन्होंने कुछ गैप रखा तो कुछ भी हुआ दिक्कत, वो उसको हम लिवरेज देते हैं और उसको काउंसिल करते हैं कि भैया आपको आराम क्यों नहीं मिला, उसको गैप ढूंढते हैं। तो उससे ये पता चलता कभी कभी उसको कोई बहुत क्रोनिक बीमारी थी जो हमारे डॉक्टर्स नहीं देख पाए, नहीं पकड़ पाए, तो वो हम उसको एडजस्ट करके उसको रिफर करते। कई सारी क्रोनिक बीमारियां भी हमें पता चलते, जैसे आप ही का केस था, है ना, उसमें थोड़ा सा गैप आया, आपने कंसर्न रेज किया, हमने ईमानदारी से आपको बताया, राइट। तो ये चीजें वही आदमी या वही संस्था कर सकते जिनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। आपने सिर्फ एक कंसर्न रेज किया था और हमने पूरा प्रिस्क्रिप्शन निकाला, चेक करा, डॉक्टर से बात करी और ये गैप निकाला कि सर गैप एक हुआ है जो हमारी तरफ से हुआ है। मैं बहुत विनम्रता से इसको स्वीकार करता हूँ कि हमारे डॉक्टर की तरफ से थोड़ा स्किप हुआ, बट उसको हमने सुधारा। मैंने जिम्मेदारी से आना करने नहीं के लिए कि सर मेरी जिम्मेदारी, फिर मैंने आपको काउंसिल किया कि सर ऐसे केसेस में ये पॉलिसी है और आपको ये करना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है, आप अगर काम कर रहे हैं तो गलतियां होंगी, मगर गलतियों को कितनी जल्दी सुधार कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है। तो आप सोचिए अगर आपका वो पेशेंट एसजीपीजी जाए, उसकी बायोप्सी हो और वही रिजल्ट निकल के आए, तो मुझे लगता है आप भी खुश होंगे कि हमने सही और सच्ची सलाह उसको दी।
नहीं तो वो बेचारा भटक रहा था सब तरफ से, सब उसे बता रहे थे जरा सा प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायग्नोसिस बनाना देखना अलग चीज है, डायग्नोसिस बना के उस पर काम करना फिर प्रोग्नोसिस करना दोनों अलग चीज है। तो वो सही डॉक्टर ही बता सकता है रिफर करके। तो हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपका पेशेंट जाए और वहां पे वो हमें वही बताया जो हमने उससे डायग्नोस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप बताइए अपने शब्दों में ई क्लिनिक से सेवाओं के बारे में आप क्या समझते हैं? सर ई क्लिनिक सेवाएं देखा आपकी जाए अतुल जी तो आवाज थोड़ी कम आ रही है, माइक बगल में रख लीजिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, माइक अगर अपने पास में जाए। सर मुझे लगता है कि ई क्लिनिक जो है वो इंटीरियर क्षेत्र में खास तौर से काफी लाभदायक है। जी जिन क्षेत्रों में अच्छे डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी नहीं है जी तो वहां पर दूर संचार माध्यम से, चाहे वो मोबाइल से या लैपटॉप से या टेली कंसल्टेंसी जो ऑडियो से है, किसी तरह से परामर्श देकर उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना जो है उसी को हम ई परामर्श सेवा कहेंगे। बिल्कुल सही। दूर दराज के सर क्षेत्रों में अत्यंत ही जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना, यही सर हमारा लक्ष्य है और यही ई क्लिनिक का सेवा है सर। तो ये किस तरह से काम करती है थोड़ा सा बताइए, मतलब कैसे आप लोग पेशेंट को देखते हैं, कैसे दवा देते हैं और उसके बाद कैसे आपको बेनिफिट मिलता है? सर एक्चुअल में मेरा मेडिकल स्टोर तो है ही, साथ में मैंने आई में ऑप्टोमेट्री किया हुआ है, तो मेरा आई का क्लिनिक भी है। और एक साथ में मेरे आयुर्वेद से डॉक्टर साहब भी साथ ही में वो भी ओपीडी करते हैं। बहुत अच्छा। तो चूंकि मेरे यहाँ रूटीन जो है वो क्लिनिकल भी पेशेंट चलते रहते हैं पहले से ही, और इसको लेने के बाद में मुझे थोड़ा सा ये सहूलियत फील हुई कि जिन पेशेंट को हम लोग पहले रेफर कर देते थे बाहर, कि पेशेंट आया, मैंने उसको देखा, मैंने कहा कि आप हरदोई जाके दिखाइए या लखनऊ जाके दिखाइए, तो उन पेशेंट के लिए हम लोग एक स्टाफ अलग से इसमें नियुक्त किए हुए हैं, उनकी स्क्रीनिंग कराते हैं बिठाल के कि इस तरह से हमारे यहाँ सुविधा है, अगर आप चाहें तो ये परामर्श शुल्क है और आप दिखा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको लाभ मिलता है तो आगे आप कंटिन्यू करिए, अनदर आप बाहर दिखा लीजिए। तो अभी तक जो पेशेंट अभी मुझे जुड़े हुए सर 1.5 महीने से 2 महीने के लगभग हो रहा है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो मुझे लगा कि जिन पेशेंट को मैंने उसमें स्क्रीन किया तो वो पेशेंट सेटिस्फाई हुए और रिजल्ट जो है 90% सर हमारे ऐसे गए कि मेरे पेशेंट जो यहाँ पे जिनको परामर्श दिया गया ई क्लिनिक के माध्यम से, तो वो ठीक हुए पेशेंट। तो हम लोग पहले पेशेंट का स्क्रीनिंग कराते हैं, स्क्रीनिंग कराने के बाद में फिर उनका परामर्श कराते हैं। और परामर्श में एक चीज बहुत सर ध्यान रखने वाली है कि पेशेंट को जो ई परामर्श का पर्चा है, उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग निकलवा के साथ में जरूर देते हैं पेशेंट को। तो उससे मुझे एक तो पेशेंट पर्चा साथ में लेके जाता है, कभी अदरवाइज हमारे यहाँ मेडिसिन अगर नहीं थोड़ी बहुत है या कुछ समय के लिए अगर वो अपने आप भी कहीं 1-2 दिन के लिए पढ़ाना चाहता है, तो उससे एक तो प्रचार मेरा अपना रहता है, लोगों को जानकारी अपने आप हो जाती है कि एक ये नई सुविधा है इस सेंटर पे जहाँ से लोगों को मिल रही है। और उसके अलावा एक पेशेंट को भी सेटिस्फाई रहता है कि यहाँ पे मैंने दिखाया है तो उसका मुझे पर्चा दिया गया, क्योंकि यूजुअली होता गया है कि इंटीरियर में जो थोड़ा सा हमारे लोग जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी मित्र बैठे हुए हैं, तो वो लोग मेडिसिन तो दे देते हैं लेकिन पर्चा नहीं देते हैं। तो अगर हम लोग उनको पर्चा नहीं देंगे तो उनको ये फील होगा कि ये कहीं कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि गलत कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं पर्चा दे ही नहीं रहे हैं मुझे। तो हम लोग विधिवत जो है उनका परामर्श का पर्चा निकलवा के वो देते हैं और साथ में मेडिकल स्टोर से दवाइयां उनको प्रोवाइड कराते हैं। और जो अपनी टीम में जो डॉक्टर्स द्वारा दवाइयां प्रोवाइड की जाती हैं, तो जैसे मुझे तो करीब 8 वर्ष का धीरे धीरे अनुभव है मेडिसिन का, तो अच्छी दवाइयां डॉक्टर साहब लिखते हैं तो लाभ तो सर होना ही होना है। अगर डायग्नोसिस अच्छी है तो लाभ तो होना ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग ये परामर्श कराते हैं सर। और स्क्रीनिंग अपनी खुद की ये रहती है कि कौन से पेशेंट दिखाने वाले हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं, उन्हीं लोगों को प्रयास करते हैं।
और वो पेशेंट सेटिस्फाई भी होते हैं। बिल्कुल सर, मैं यही जानना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे स्टोर हमारे ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमारे पास मरीज नहीं आते, मैं सबको बताता हूँ, बट मुझे लगता है कि जो आपका ये एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है और जो स्क्रीनिंग आप करते हैं, उसी से पेशेंट सेटिस्फाइड हो जाता है और उसी से वो दिखाता है। और दिखाने के बाद जब आप पर्चा देते हैं, दवाओं के बारे में बताता है, तो किसी भी मेडिकल स्टोर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये दवा कितनी पोटेंशियल की है, ये दवा कितनी पोटेंशियल की है, इसका कॉस्टिंग क्या है, इसका कॉस्टिंग क्या है। तो ये उनको भी पता रहता है कि कौन सी दवा मैं दूंगा तो आराम करेगी, राइट सर। क्योंकि मेडिकल स्टोर पे मुझे भी पता है कि कोई 10 रुपए की भी पुड़िया बनाता है, कोई 20 रुपए की, कोई 30 रुपए की, तो उसका मुझे लगता है बेसिक दवा की कॉस्टिंग से फर्क रहता है। और ये भी उनको पता है कि कौन सी जनरिक है, कौन सी पेटेंटेड है। तो अगर आप पेटेंटेड दवा दे रहे हैं, अच्छी दवा दे रहे हैं, तो जरूर वो काम करेगी। और अगर आप कोई वैसी दवा दे रहे हैं जो काम नहीं कर रही है, तो वो काम नहीं करेगी, आपको भी पता है। बट चूंकि बिजनेस है तो जी बताएं। ये तो सर हम सलाह देना चाहेंगे हमारे जो और मित्र जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, मेडिकल स्टोर जिनके अपने खुद के हैं और ई परामर्श क्लिनिक भी चला रहे हैं, तो उनसे एक सलाह तो हम जरूर देंगे कि देखिए मेडिकल स्टोर में आपको मेडिसिन सिर्फ सेल करनी है, ठीक है ना, उसमें आपको परामर्श तो देना नहीं है किसी के परामर्श के आपने मेडिसिन दे दी, लेकिन आप अपने सेंटर पे जब पेशेंट दिखा रहे हैं तो उसमें फिर अच्छी दवाइयां ही दीजिए, तभी वो पेशेंट सही होगा। अदरवाइज वो मतलब नहीं रह जाता, फिर है कि आपने अपने मन से जो चाहा वो दे दिया। देखिए ये एक बार मैं बताना चाहूंगा, दवा बेचने में आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मगर जब कंसल्टेशन कराएंगे तो जिम्मेदारी आपकी है। तो इसलिए वो जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा कि डॉक्टर जो दवा लिखे। और एक और सुविधा भी है, अगर आपको लग रहा है कि सर ये दवा मतलब कम है मेरे हिसाब से, आप बढ़ा भी सकते हैं, दवा आप चेंज भी करा सकते हैं। अगर दवा नहीं है, आप डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। तो ये भी सुविधा कंपनी ने आपको दी है। जैसे आप हैं, आपको नॉलेज है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको लग रहा है कि नहीं सर एक इसको कैल्शियम भी होना चाहिए, एक एंटासिड भी होना चाहिए। और अगर उस टाइम पे आप डॉक्टर को सुझाव दें कि सर मैंने इसको देखा है, मेरा पेशेंट है 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, उसको प्रॉब्लम है, तो सर एक एंटासिड आप बढ़ा दीजिए, तो वो जरूर आपकी बात को मानेंगे और एंटासिड बढ़ा देंगे। ऐसा बिल्कुल धारणा मत लाइए कि मैं डॉक्टर साहब से बोलूंगा डॉक्टर साहब मना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीज, कोई दवा लिखी नहीं है, आप बिल्कुल प्रार्थना करें सर ये दवा नहीं है, इसकी जगह ये दवा क्या मैं दे सकता हूँ, वो तुरंत वो दवा हटा के वो दवा लिख देंगे, आप दे सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करना है वो भी आप उनसे बात करिए, मगर पर्चे पे लिखने के बाद आप सब्स्टिट्यूट मत करिए। अशोक जी, पर्चे पे अगर लिख दिया गया है उन्होंने काट के, तब प्लीज आप सब्स्टिट्यूट मत करिए, क्योंकि फिर पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा जी। क्योंकि अगर आपने अपने आप को इससे इन्वॉल्व कर लिया तो जिम्मेदारी फिर आपकी बनती। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो कई सारे मेडिकल स्टोर ऐसा काम करते हैं, डॉक्टर ने पर्चा कुछ लिखा, दवा कुछ और दे दी, बाद में हमसे कंप्लेंट करते सब आराम नहीं मिला, तो पूछते दवा कौन सी दी थी। ऐसा होता है, तो प्लीज ये सब ना करें। तो अब जैसे आपने मेडिकल स्टोर को ई क्लिनिक में कन्वर्ट कर लिया डॉक्टर, तो अब आपको अशोक जी क्या फायदे दिख रहे हैं, बेनिफिट क्या दिख रहा है आपको फ्यूचर में? सर अगर सामाजिक स्तर पे देखा जाए तो सर मेरा जो पहले परामर्श जिस तरह से चल रहा था उसमें पेशेंट पहले की अपेक्षा बढ़ गए हैं, और आर्थिक स्तर पे देखा जाए सर तो जाहिर सी बात है कि जब पेशेंट बढ़ेंगे तो मेरे मेडिकल स्टोर से मेडिसिन बिकेंगी, और मेरे मेडिकल स्टोर से अगर मेडिसिन बिकेगी तो कहीं न कहीं मुझे उसका कुछ न कुछ लाभ का अंश जो है वो तो बढ़ेगा ही। तो सबसे बड़े मुझे दो ये फायदे मिले। और उसके बाद तीसरा सर जो अच्छा, एक सबसे अच्छा जो बेनिफिट मुझे नजर आता है वो ये है कि एक अच्छी टीम के साथ में कम्युनिकेशन बना रहता है। ऐसे बहुत सी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कभी कभी मुझे लगता है कि इसमें ये देना सही है या नहीं है या गलत रहेगा, तो इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं इस तरह से ई परामर्श कराने से, साथ में डॉक्टरों के बात करने से मुझे लगता है कि अपना भी थोड़ा सा एजुकेशन जो है मेडिकल का वो बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, क्योंकि देखिए जो आपने 8 या 10 साल प्रैक्टिस करी, आपके पास कोई मेंटोर नहीं था बताने के लिए, बट अभी आपके पास सारे मेंटोर हैं और ये सारे ट्रेड के डॉक्टर हैं, पढ़ के आए हैं, इनको नए सारे डायमेंशन पता है, तो बेशक आप उनसे माधुरी मैम या श्वेता मैम के थ्रू
कभी भी बात कर सकते हैं कि सर ये केस मैं देख रहा हूँ, इसमें ये मुझे प्रॉब्लम है, और वो पूरी आपकी सहायता करेंगे। इटसेल्फ हमारी जो टेलीकॉलर टीम की हेड है डॉक्टर श्रद्धा इटसेल्फ है, तो डॉक्टर श्रद्धा से भी आप बात कर सकते हैं पेशेंट रिलीफ पे या किसी पेशेंट को फाइल डायरेक्टली। इसीलिए हमने इन सबको अपॉइंट किया हुआ ताकि सर्विसेज और अच्छे लेवल पे आपको मिले। और जैसे आपने मुझे बताया कि सर मैं, एक और अच्छी बात है कि 6 बजे के बाद जब आपका डॉक्टर ये क्लिनिक बंद हो जाता है तो उसके बाद के पेशेंट को आप अपने अनुभव के आधार पे देख सकते हैं। जो अनुभव, जो कि अभी क्या है ना, अभी आप एक ही कैटेगरी देख रहे होंगे, बट अभी आप जीआई भी देख सकते हैं, न्यूरो भी देख सकते हैं, साइकेट्रिक भी देख सकते हैं, गायनिक भी देख सकते हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं था। तो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आप कन्वर्ट कर सकते हैं जी। एक मैं आपको बात और बताना चाहूंगा कि आपकी क्लिनिक में एक बेनिफिट है, जो हमारा स्टोर है वो फर्स्ट स्टोर है, मतलब फर्स्ट क्लिनिक सेंटर है, बट आपका सेकेंड ग्रेड का स्टोर है, मतलब आपने बेसिक जुकाम बुखार वो सब अपने लेवल पे आप ट्रीट कर, बट आपके पास जो पेशेंट अभी आता है वो क्रोनिक कंडीशन में आता है, राइट? तो क्रोनिक में आपको सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर की जरूरत पड़ती होगी। तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन सेल है वो एवरेज प्रिस्क्रिप्शन से डबल होता है, राइट? ये आपको मेन बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप अपने डायरेक्शन को क्रोनिक पेशेंट की तरफ ले जाएं, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार के लिए तो आप डॉक्टर इटसेल्फ, डॉक्टर अशोक दीक्षित बैठे हुए, बट अगर क्रोनिक की तरफ आप जाएं, अपनी स्पेशलिटी को डेवलप करें, तो ये वाला सेगमेंट आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा, जो कि आपको जरूरत है। तो ये एक बेनिफिट मुझे आपकी क्लिनिक में नजर आता है। तो अभी जैसे मैंने बताया, तो कुछ प्रिस्क्रिप्शन सेल में बढ़ोतरी देख रहे हैं, हाई एंड पे मिल रही है आपको क्या सर? कुछ प्रिस्क्रिप्शन सेल में बढ़ोतरी दिख रही है आपको हाई एंड पे? हाँ सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। जब नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ेंगे तो सेल तो सर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल। तो अशोक जी, जो मैंने आपको डायरेक्शन बताया कि सुपर स्पेशलिस्ट की तरफ आप जाएं, क्योंकि जो स्क्रीनिंग बेसिस पे वो आप काम कर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो वाला अगर आपका एरिया डेवलप हो गया तो आपके पास डबल मतलब एक क्लिनिक हो जाएगा, एक आपका क्लिनिक इटसेल्फ और एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, जिसमें आप 4-5 स्पेशलिटी की सर्विस दे रहे हैं। तो दोनों तरह के पेशेंट को आप कवर कर पाएंगे। जी जी। तो जैसे कुछ और भी पेशेंट आते हैं आपके कि जिनको पता नहीं रहता कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, तो उनको कैसे फिर आप काउंसिल करते हैं, मैनेज करते हैं? सर थोड़ा सा अभी अवेयरनेस का तो खैर है यहाँ पे कि लोगों को अभी इतना ज्यादा जानकारी नहीं है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन इधर सर मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट के जो सेंटर हैं, प्राथमिक हेल्थ सेंटर या सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन पे भी इस तरह की सुविधाएं शुरुआत हुई है। तो अब क्या है कि जब वहां पे पेशेंट जाता है तो वहां पे परामर्श तो पेशेंट को मिलता है सर, लेकिन वहां पे वो दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जो हम लोग सेंटर पे देते हैं। बिल्कुल सही सर। वो मेडिसिन वहां पे नहीं है, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम तो मेडिसिन की पहले भी थी और अभी भी है। बिल्कुल। संख्या मरीजों की इतनी ज्यादा है, बजट जो है सेंटरों को उतना नहीं मिल पाता, तो रीजन यही रहता है कहीं कहीं। तो वहां पे पेशेंट जाते हैं तो जब उन्हें जानकारी लगती है कि इसी तरह की सेवाएं यहाँ पर भी सेंटर पर भी उपलब्ध हैं, तो ऐसे भी कई पेशेंट हम लोगों के यहाँ आए हैं जिन्होंने पूछा आके कि क्या डॉक्टर साहब आपके यहाँ भी ऑनलाइन परामर्श हो जाता है, जैसे हमने सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया था जाके। तो हमने कहा बिल्कुल हो जाता है, लेकिन वहां पे आपको परामर्श निःशुल्क है, हमारे यहाँ कुछ आपको फीस देनी है। तो पेशेंट फीस को लेके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि जो हम लोगों के जनरल फिजिशियन की जो फीस का वो है वो बहुत ज्यादा नहीं है देखा जाए। और एजुकेटेड जो पेशेंट हैं वो दोबारा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल फिर जाना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि जैसे हम वहां दिखा रहे हैं फ्री है, दवाइयां वहां पे है नहीं, यहाँ पे दवाइयां अच्छी मिल जाएंगी मुझे। बाकी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि डॉक्टरों का जो बात करने का या जो भी डीलिंग का तरीका है वो क्या है मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग उसको लेके भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वहां पे उस तरह से ठीक से बात नहीं करते या बताते नहीं पूरी बात इस तरह की। हम लोग पेशेंट दिखाने के बाद भी अगर उनका कोई क्वेरी है तो उसको भी सेटिस्फाई करते हैं बैठाल के बाद में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम दोबारा भी कहते हैं कि हमें भी चाहो तो आप दोबारा कंसल्ट करा देंगे, उसी फीस में ही हम करा देंगे अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो। लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं सर।
सर देखिए, ये हमारे कहते हैं भारतवर्ष की विडंबना आप इसको बोल सकते हैं कि हमारी जो ये प्रणाली है लोकतांत्रिक, इस सरकार आई, उसने एक अच्छा काम किया, बट 5 साल बाद दूसरी सरकार है, उसे बंद कर दी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्या है। 1 रुपए का पर्चा बनता है, वो आपका पर्चा डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर उसको कंसल्ट करने पर दवा दे देता है। पहली चीज, वो दवा उस पीएससी पे मिलती नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो उसका रिलीफ पे रेट क्या है वो कोई बात नहीं करता, आराम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, फिर आना। दूसरी चीज, 100 पेशेंट 150 पेशेंट आते हैं, सोचिए 4 घंटे 2 घंटे की ओपीडी में आप नहीं कर सकते। पहली चीज, जो सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है, ये बनाई है मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर कोई भी डॉक्टर नहीं जाता है, समझिएगा पॉलिसी। तो उन्होंने क्या किया, एक लड़के को अपॉइंट किया जो कि या तो फार्मासिस्ट होता है या संविदा पे ले लिया और उसको बैठा दिया, और वहां पे 60 किलोमीटर के बाद फार्मासिस्ट ही देखता है, डॉक्टर नहीं होता है। सही है सर। सोचिए ना कि जब फार्मासिस्ट देख रहा है तो आपका रिलीफ का पेशेंट कितना होगा, रिलीफ का रेट कितना होगा। पहली चीज, दवा है नहीं, कोई आपके रिलीफ के बारे में पूछता नहीं है, ना कोई रिफर करता, तो एक तरीके से आप ब्लैंकेट हो गए ना, वो बस आपने दिखा लिया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है वहां पे। बट अगर आप उसी सुविधा को आप हमसे कंपेयर करें, हम फीस ले रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं, आपको दवा भी दे रहे हैं, आपके आराम के बारे में भी बात कर रहे हैं, आपको रिफर भी कर रहे हैं, तो यही प्रोसेस है। बट वो क्या करते, किसी कारणवश या जो भी है वो प्रोसेस पूरा नहीं कर पाते। इसलिए देखिए, मैं बताऊं, हम लोग बिजनेसमैन हैं, आपको एनजीओ तो आपने खोला नहीं, सेवा के साथ हमारा आर्थिक स्तर भी जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं एक सेवा भी कर रहा हूं तो उस सेवा के बदले मुझे क्या मिल रहा है, उस पर मुझे काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे मेडिकल स्टोर को मैं यही बताना चाहता हूँ कि सर, अवसर बहुत ज्यादा है आपके पास, हम बस इस अवसर को देख नहीं पा रहे। पेशेंट बहुत सारे हैं, हम कवर नहीं कर पा रहे, कैप्चर नहीं कर पा रहे। पीएससी पे आप जैसे जितने भी मेरे एमएसटो सुन रहे हैं, वो कभी पीएससी पे जाके पेशेंट की लाइन में खड़े हों, फिर उनको पता चलेगा कि सर हमारा जो प्रोसेस है वो कितना अच्छा है। जी सर। तो जब आप खुद देखेंगे, कराएंगे, तो पता चलेगा ना कि डॉक्टर कैसे बात करता है, वहां से कितनी देर में कंसल्टेशन हो जाता है, दवा मिलती कि नहीं मिलती, फोन आता कि नहीं आता, तब आपको पता चलेगा ना कि ये प्रोसेस कितना अच्छा है। सिर्फ ये कहने भर से कि सर वहां पे 1 रुपए का पर्चा बनता है तो वो वहां पे ज्यादा लोग चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप बात नहीं करते, आप चीजों को समझते नहीं है, आप जाके नहीं देखते। तो जब आप खुद जाके देखेंगे तब आप भरोसा आएगा ना। तो ये इसलिए मैंने बोला कि अवसर बहुत है, पेशेंट बहुत है। कोई ये नहीं बोले कि सर मेरे पास पेशेंट आता नहीं, आएगा, अगर आप भी उसको काउंसिल कर पाएंगे, समझा पाएंगे और बता पाएंगे। अशोक जी, एक और सवाल आखिरी की, अगर कोई महिला मरीज आती है, जी सर, आप तो क्लिनिक है मेरे ख्याल से तो कंफर्टेबल रहती है, तो अब जब आपके पास एक महिला डॉक्टर भी है, तो इसको कैसे देखते हैं कि क्या महिला मरीज के नंबर को बढ़ा सकते हैं? सर मेरे यहाँ ऑलरेडी 2 स्टाफ जो है वो लेडीज ही हैं। बहुत अच्छा। तो और उसमें एक जो है वो एएनएम का कोर्स कंप्लीट करके आई हुई है। तो उन्हें देखा जाए कि पैरामेडिकल में भी महिलाओं को काफी जानकारी होती है। बिल्कुल। और क्योंकि अभी अनमैरिड लड़कियां हैं तो उन्हें इन सब चीजों में इंटरेस्ट भी बहुत रहता है सीखने का। तो हम लोग पहले उन्हीं से ही सारी प्रॉब्लम्स जो भी है वो सारी बातें पूछवा देते हैं, और जब वो सेटिस्फाई होती है कि हाँ ठीक है हम अपनी बात रख सकते हैं, तो उसके बाद ही हम लोग सर कंसल्टेशन कराते हैं। और आप देखेंगे कि मेरे यहाँ महिलाएं जो हैं वो संख्या आपको ज्यादा मिलेगी, जेंट्स की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ई परामर्श में आपको ज्यादा मिलेगी। रीजन उसका ये होता है कि गांव में कहीं कोई समस्याएं होती हैं तो पुरुष तो जाके बाहर जल्दी दिखा आते हैं, लेकिन महिलाओं को ले जाने की समस्याएं होती हैं। सही। तो मुझे लगता है अगर धीरे धीरे गांव में अच्छे से जानकारी ये सब हो जाती है, हालांकि हम लोग प्रयास अब शुरू किए हैं गांव में ई प्रेरक, जो हर गांव में एक व्यक्ति अपना हम इस तरह के नियुक्त करके रखे हुए हैं, 4-6-8 गाँव में बना भी चुके हैं हम लोग, कि वो लोग गाँव में जानकारी देते हैं कि परामर्श भी होता है, इस तरह से आप वहाँ दिखाना चाहें। और अपने हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए और भी जो लोग होते हैं उनसे भी संपर्क में बने रहते हैं, तो वो लोग पेशेंट भेज भी देते हैं सर।
बिल्कुल सही, तो उसमें महिलाएं जो है इसीलिए ज्यादा संख्या रहती है हमारे यहाँ कि महिलाएं बाहर नहीं जा सकती जल्दी। बिल्कुल सही, उनको जाने के लिए पुरुष की आवश्यकता होती, पुरुषों के पास नौकरी है, उसके अलावा बहुत सारे काम रहते हैं, आज नहीं तो कल चलेंगे। तो अड़ोस पड़ोस के गांव की महिलाएं जो है सेंटर तक वैसे भी आ रही होती है पहले से ही। तो जब उन्हें जानकारी हो जाती है कि वहां पे महिला परामर्श भी मुझे मिल जाएगा, लेडी डॉक्टर की सुविधा वहां पे है ऑनलाइन, और अच्छे से वो देख लेती है मैडम, या जो हम लोगों ने पेशेंट यहाँ से दिखवाए हैं वो गांव में पहुंची हैं, जाके उन्होंने बताया है कि वहां पे लेडी डॉक्टर भी हैं। तो इस तरह से भी पेशेंट सर बढ़े हैं हम लोगों के। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने अगर ये सुविधा कर रखी है। मुझे लगता है जैसे जैसे डॉक्टर जूही आपके मरीजों को देखेंगे तो आपको भी भरोसा आएगा। और सबसे आखिरी सवाल, जैसे आप 2 महीने हो गए तकरीबन जुड़े हुए, तो आपको क्या लगता है कि ई क्लिनिक प्रोसेस में मेडिकल स्टोर की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए सर, ई मेडिकल स्टोर और ई क्लिनिक दोनों देखा जाए तो एक दूसरे के बिना अधूरे ही हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि परामर्श के लिए कहीं न कहीं किसी सेंटर की आवश्यकता होनी चाहिए, बिल्कुल सही, और वो सेंटर हेल्थ से जुड़ा हुआ हो। बिल्कुल सही, तो मेडिकल स्टोर जो है वो एक अच्छा माध्यम साबित हो रहा है जी, इसके लिए। बिल्कुल, अदरवाइज में अगर आप जाएंगे, जो थोड़ा सा जो अनएजुकेटेड लोग इस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो वहां पे अगर ये सुविधाएं दी जाएंगी तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गलत ही होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, तो इस तरह से मेडिकल स्टोर और ई क्लिनिक दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और मेडिकल स्टोर की भूमिका इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर परामर्श पेशेंट लेता है तो उस परामर्श को लेने के बाद में फिर उसको अगर सिर्फ पर्चा दे दिया जाता है तो फिर वो पेशेंट उस पर्चे को लेके मेडिकल स्टोर पे जाएगा। वहां पे बहुत सारी क्वेरीज मेडिकल स्टोर की होंगी कि आप कहाँ पे दिखा के आए हैं, कैसा है, भरोसा बिल्कुल, होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग उसको गुमराह भी करेंगे। तो बिल्कुल, इस तरह से मेडिकल स्टोर जब साथ में है तो वहीं पे उनको दवाइयां भी प्रोवाइड हो जाती हैं, और उसमें कहीं न कहीं पेशेंट का भी हित है और हम लोगों का भी लाभ है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। तो अशोक जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं आपको इस मंच से कहना चाहूंगा कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये आपकी संस्था है। मतलब आप इसे ये मत समझें कि साहब ये कोई और संस्था है, हम उसके साथ काम करें। ये आपकी संस्था है और आप इसे अपने तरीके से इसी सहयोग से आगे बढ़ाएं, हम लोग आपके पीछे करें। और इस कॉन्सेप्ट की सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो अपनी संस्था को, हम लोग अपनी संस्था को नहीं प्रमोट करते। आपने देखा होगा कि हमारा कहीं पे नाम नहीं है, हम आपको प्रमोट करते हैं। आप हमारा फेस है, ई क्लिनिक प्रमोट करते हैं, आपके नाम को प्रमोट करते हैं, ताकि जब उसका पीछे का रीजन क्या है कि आप जब प्रमोट होंगे तो ऑटोमेटिक हम प्रमोट होंगे, सुविधा प्रमोट होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप लोग पूरे सहयोग करें, मन से, तन से, धन से, हम लोग आपके पीछे खड़े हैं और आपकी सेवा के लिए, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए 24 घंटे हम लोग अवेलेबल हैं। निसंकोच कोई भी सुझाव हो, जैसे आपने मुझे बताया, आप सबको बता सकते हैं। सारे लोग, सेल्स टीम, ऑपरेशन टीम तुरंत मुझ तक वो लेके आती है, क्योंकि उनको पता है कि उस पे सर के पास हम जाएंगे तो तुरंत ऑप्शन मुझे मिलेगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि विद इन आवर मैं आपको रिवर्ट कर पाऊँ, कोई भी समस्या, कितनी से बड़ी समस्या। तो बिल्कुल अच्छा लगा। अब हम लोग चैट पे कोई क्वेश्चन आएंगे वो लेंगे, ताकि आप लोग उसका आंसर दे पाए। तो माधुरी मैम, कोई चैट पे क्वेश्चन आया हुआ है? सर चैट पे नहीं है, किसी स्टोर का कोई प्रश्न है? हाँ प्लीज, अगर कोई है तो वो पूछ सकते हैं। सर आप लोग माइक अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। प्लीज, आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वीडियो ऑन कर लें, और अगर क्वेश्चन है तो हाथ उठा लें। तो अब हम लोग श्वेता मैम के पास चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टोर ने मुझे व्हाट्सएप किए हैं कुछ क्वेश्चन, तो हम लोग उनसे पूछते हैं। हाँ शैलेश जी, नमस्कार, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी नहीं, क्वेश्चन नहीं सर, मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ बस। जी, अरे तो सर स्टार्ट करना चाहते हैं तो श्वेता मैम से बात करिए तुरंत। श्वेता मैम, तो आप सर परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप? हरदोई से ही। हरदोई से। और आप हमारे साथ पहले से जी। जुड़े ग्रुप पे? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ सर। फर्स्ट टाइम जुड़ा है, ठीक है। तो अभी श्वेता मैम आपसे बात करेंगी और सारी प्रक्रिया आपको बताएंगी, और 15 दिन के अंदर आपका स्टोर एक्टिव हो जाएगा सर। ओके, ठीक है, और आप भी अशोक जी की तरह सर्विसेज दे सकते हैं।
और मेरे ख्याल से अशोक जी आप भी हरदोई से हैं। एक्चुअल में शैलेश जी हमारे रिश्तेदार ही हैं। अरे क्या बात है। और आज सर मैंने इन्हें भेजा था कि आप वेबिनार से जुड़िए। इन्होंने अभी अभी मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया है। मेडिकल स्टोर के लिए भी मैंने इन्हें सलाह दी थी कि आप शुरू करिए, बहुत और सुंदर। समय समय पे जहां भी राय होगी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तब तो सर आप सीधे तो भैया के पास जाइए। और भी सर, और भी मुझे लगता है कि एक दो लोग और भी जुड़े होने चाहिए साथ में, शैलेंद्र जी होने चाहिए, और भी एक दो लोग हैं बिल्कुल जो हमारी टीम शैलेश जी, हम लोग की कोशिश रहती है कि जो भी हमारे जुड़े मित्र वो और भी लोगों को जोड़े, क्योंकि उनको भी लाभ हो और वो भी सुविधा को आगे बढ़ा पाए। तो अभी आपका नंबर लेके अशोक जी से और आपसे बात करती और आपको 15 दिन में आप एक्टिव हो जाएंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके। कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो बताइए, सवाल आपके मन में? नहीं सर, अभी ऐसा कोई सवाल नहीं, आगे आएगा तो मैं पता करूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि अशोक जी है तो कोई सवाल आएगा नहीं मेरे पास, क्योंकि नहीं बस आपसे आगे आगे चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो मैम, माधुरी मैम, और कोई है स्टोर जो? सर अभी तो और किसी स्टोर का कोई प्रश्न नहीं है सर। ठीक है, तो श्वेता मैम क्या क्वेश्चन है पहले आपके स्टोर का, किसी का है? सर मेरे पास कुछ स्टोर के व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आए थे जो हमारा ग्रुप बना हुआ था। राहुल इनको, हाँ बताइए। आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, बताइए। राइट, तो सर एक हमारा स्टोर है महाराजगंज में, गोरखपुर के पास में, जायसवाल मेडिकल स्टोर। तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि ये जो हमारा ऑनलाइन ई चिकित्सा मित्र है, इसका कॉन्सेप्ट जो बाकी जो चल रहे हैं मार्केट में और जो कंपनी इसी प्लेटफॉर्म पे ही काम कर रही हैं सेम लाइन में, तो वो उनसे हमारा कॉन्सेप्ट कैसे अलग है? तो मुझे लगता है इसका सही आंसर अशोक जी दे पाएंगे। अशोक जी क्वेश्चन सुना आपने? हाँ हाँ सुना है। जी सर। कहाँ से ये क्वेश्चन किसने पूछा हुआ है? लाइन पे है क्या? वो नहीं है। नहीं सर, ये लाइन पे नहीं है। हमारे कई अच्छा स्टोर हैं जो व्हाट्सएप पे आया हुआ। उन्होंने, चलिए अगर होते लाइन पे तो बहुत अच्छा होता। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अलग इसलिए है कि जब आप संपर्क में आएंगे तो बहुत अच्छे से तो तभी जान पाएंगे कि अलग क्या है, लेकिन उसके अलावा कहीं भी किसी भी टीम से जुड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना हम फेथ कर पा रहे हैं उस टीम के ऊपर। तो एक तो सबसे बड़ा गैप हमने स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे बड़ा गैप जो है वो उनका सिक्योरिटी का लेके है। सिक्योरिटी मनी जो वो लोग जमा करवा रहे हैं अदर में, तो उसका हमें लगता है यहाँ पे 10% भी नहीं है देखा जाए। तो सबसे एक अच्छा बेनिफिट तो ये है। उसके बाद जो टीम वर्क है मुझे लगता है कि वो भी काफी अच्छा है आप लोगों का। अगर ये लोग अगर वो टीम से जुड़ेंगे तो उन्हें काफी जानकारी हो जाएगी। तो मैम एक तो अशोक जी ने ये बताया कि जो सिक्योरिटी अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम है, प्लस हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है एमएसओ के साथ में और जो सर्विसेज है वो बहुत बेटर है उनकी अपेक्षा, और प्लस डिस्टेंस, जैसे हम लोग लखनऊ में, यूपी में है, वो कहीं लखनऊ या दिल्ली में है, तो उस जगह से ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है इतना डीप जाके। तो मुझे लगता है ये बेसिक डिफरेंस है जो अशोक जी हमें बता पाए। धन्यवाद अशोक जी। दूसरा कोई सवाल है आपके पास? यस सर, सर कुछ और भी सवाल आए हुए थे। जैसे कि एक था कि हमारे कॉन्सेप्ट में एमएसओ का मेन रोल क्या होता है? वो तो मेरे ख्याल से अशोक जी ने पहले ही बताया। अभी हम लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। जैसे वो ऑलरेडी कर रहे हैं कि हम अच्छे से स्क्रीनिंग करते हैं और मुझे आइडिया है और हम लोग महिला को रखा हुआ है, तो ये सारी चीजें मिल के उनका रोल डिसाइड करती हैं। मरीज से बात करना और सही तरीके से दिखाना और फॉलो करना, तो ये पूरा उनका रोल रहता है। अरे कड़ी है एक तरीके से बीच में। यस सर। हाँ, कोई और सवाल आपका? सर एक क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता आया हुआ था। ये कृष्णा जो हमारा ई क्लिनिक है मऊ में, उसका आया हुआ था कि जो हमारा ये जो प्लान है, बाकी कंपनी इतने महंगे प्लान दे रही हैं, आपका प्लान इतना सस्ता कैसे है? तो इसका आंसर शायद वेबिनार में अभी हो चुका है। मैंने आपको बता दिया था कि जो ये ऐप बनता है मैम, बाकी सारे लोग वेंडर से लेते हैं, इसलिए उनको पे करना पड़ता है, बट ये ऐप हमने हमारी टीम में खुद डेवलप किया है, तो इसलिए हमें इसका कोई पे नहीं करना पड़ता, इसीलिए हम लोग इसको आपको इतने कम में दे पा रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं। अभी हमारे जो मैनेजमेंट है उनका कहना है कि आप
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको प्लेटफॉर्म से जोड़िए, उसके बाद हम इसको डिसाइड करेंगे। क्योंकि देखिए क्या होगा, अभी इन्वेस्टमेंट आपका कम होना चाहिए ट्रायल बेसिस पे। अगर ट्रायल बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, बहुत कम लोग उससे जुड़ पाएंगे। तो जो बेसिक आपका आइडिया है कि आप दूर दराज के क्षेत्रों में, और दूसरी बात रूरल में इतना कमर्शियल एंगल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोगों के पास पैसे भी नहीं है, जो लोग प्रैक्टिस करें उनके पास भी उतने पैसे नहीं है। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम अगर उस जगह पे जा रहे हैं तो हमें ये बैरियर हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचे। यस सर। हमारी मैनेजमेंट का ये डिसीजन है कि हम अभी प्राइस की तरफ फोकस नहीं करेंगे, ये बैरियर हम हटा रहे, हम मिनिमम कर सकते हैं कि इससे मिनिमम नहीं जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा खुद का कॉस्टिंग, कि मुझे किसी को पैसे नहीं देने हैं तो मैं अपने पैसे या अपना प्लान कम कर सकता। राइट। तो मुझे लगता है आपको सबको पता चला होगा कि हमारी टीम का गुड वर्क है कि जिन्होंने इसको, और ये मैं आपको सबको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि सबसे बढ़िया ऐप है हमारा। इस ऐप में अशोक जी आप सब कुछ कर सकते हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि मैंने आपकी दवाइयां तक इसमें डाल दी हैं। आप कोई भी दवा टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा, आपका कितना पेशेंट आया वो आपको मिल जाएगा, इस पेशेंट ने क्या दिखाया वो मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी सेल को काउंट करना चाहे ड्रग वाइज मेडिकल वाइज, तो भी आपको डाटा मिल सकता, मैं आपको दे सकता कि पिछले महीने आपने कितने पेशेंट को दिखाया, कितना रिलीफ मिला, कितना ड्रग बिका, कौन कौन सा ड्रग बिका, वो भी मैं आपको बता सकता। और सोचिए ये सब कुछ आपको हासिल होगा बिना 1 रुपए खर्च करे। सोचिए ना, अगर आपका मेडिकल स्टोर है और आपकी 4-5 लाख रुपए की सेल है तो कोई ना कोई टैली का सॉफ्टवेयर आप खरीदते हैं, फिर एक लड़का रखते हैं, उसमें सर कॉस्टिंग जाती है तो मेरे ख्याल से मिनिमम 5,000 रुपये में पकड़ लो। तो समझ सर वो कॉस्टिंग हम लोग आपकी सेव कर रहे हैं, और चूंकि आप हमारे पार्टनर हैं तो ये सुविधा आने वाले समय में आपको मिलेगी। एक ही ऐप के थ्रू आप अपने पूरे क्लिनिक को मैनेज कर सकते। तो सच ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ऐप के थ्रू हम बहुत सारी चीजें आपको आगे देने वाले हैं। और ऐप के थ्रू जैसे मैंने बताया ना कि आप दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, वहां के डॉक्टर से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, बट ये थोड़ा सा अभी प्रोसेस आगे है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ऐप के थ्रू आप सारी चीजें एक उंगली के स्टेप पे आ जाएंगे। श्वेता मैम और कुछ सवाल है इसके अलावा? हाँ ये सर एक क्वेश्चन ये था कि हमारा जो मथुरा का जो स्टोर है देवेंद्र मेडिकल स्टोर, तो सर उसका ये क्वेश्चन था कि जो हमारे पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाने के लिए एमएसओ को क्या करना चाहिए, ये अशोक जी बता पाएंगे? तो अशोक जी, मथुरा में एक स्टोर है हमारा, वो कह रहा है कि मरीजों की अगर संख्या बढ़ानी है तो हमें क्या प्रयास करने चाहिए? सर देखिए ऐसा है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुछ भी नहीं देते हैं और उसके बाद भी भीड़ बढ़ा लेते हैं। जैसे आप अब तो इस समय इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप देखे होंगे कि झाड़ फूंक जो लोग करते हैं वो कुछ भी नहीं देते हैं, उसके बाद भी संख्या उनके पास बहुत हो जाती है। आप तो कुछ दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि या तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने जो आपने जो ले रखा है सिस्टम, क्या मुझे करना है उसके ऊपर। सिर्फ बैठ के मेडिकल स्टोर पे ही परामर्श नहीं हो सकता ना सर, कहीं न कहीं लोगों को जानकारी देना, उसके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से गाँव में जाके प्रधान के यहाँ चौपाल लगा के कोटेदार, मुझे लगता है कि गाँव से अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आप कस्बे में नहीं है गाँव से जुड़े हुए हैं, छोटे कस्बे में रहते हैं, तो बहुत अच्छा माध्यम सर है कि गाँव में एक दिन राशन वितरित होता है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, 150 पंपलेट ले जाके किसी भी लड़के के द्वारा वहां पे आप उनको वितरित करा दीजिए, वो 1-2 घंटे में ही वहां पे 400-500 की भीड़ इकट्ठी मिलेगी आपको एक ही जगह पे। अगर किसी को कुछ जानकारी लेना होता है तो आप खड़े होके वहां भी समझा सकते हैं थोड़ा बहुत। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर आप बताएंगे तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट सर आएंगे नहीं या संख्या नहीं बढ़ेगी। माधुरी मैम से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बोला कि जी तो मैंने बोला कि 15 पेशेंट मिनिमम जो है आपको दिखवाने हैं। तो मैंने मैम से बोला था कि मैम पेशेंट तो मैं एक ही दिन में 15 दिखवा सकता हूँ,
लेकिन मुझे लगता है कि जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है ई परामर्श में, वो मैं पेशेंट दिखवाऊं तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छे पेशेंट निकल के जब जाएंगे गांव में तो उनसे मुझे, जैसे आपने नहीं बोला कि स्पेशलिटी में थोड़ा सा आप जाइए, तो जनरल जो छोटी बीमारियां हैं उनको तो हम लोग, जो हमारे यहाँ फिजिशियन ऑलरेडी हैं यहाँ पे, वही ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जो उनसे पेशेंट जो नहीं संभल रहे या जो नहीं उनके डायग्नोसिस समझ पा रहे हैं, तो वो पेशेंट हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या राजधानी भेज रहे हैं। उन पेशेंटों को हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे रोकेंगे तो उससे हमारा जो है, एक तो मेडिकल स्टोर की सेल बढ़ेगी और दूसरा थोड़ा सा क्लिनिक का स्टेटस भी बढ़ता है। तो जो मथुरा में मेडिकल स्टोर है, थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि पेशेंट नहीं बढ़ सकते, आप इच्छा मजबूत करिए, इच्छा बिना मजबूत किए कुछ नहीं होता है। लोग मिट्टी बैठ के बेच देते हैं, आप तो सोना बेच रहे हैं मेडिकल स्टोर में बैठ के, तो कैसे नहीं बढ़ेंगे। अच्छी लोगों को दवाइयां प्रोवाइड करिए, परामर्श देने के बाद में लोग ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर आप चाहेंगे कि परामर्श लेने के बाद पर्चे की जो दवाइयां हैं वो आप अपने हिसाब से सस्ती दवाइयां देंगे, या जो आपने जेनरिक डिवीजन की दवाइयां हैं वो देंगे, तो थोड़ा सा लाभ होने में समय लगता है। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे लगता है कि या तो कहीं न कहीं पेशेंट अपनी बात ठीक से बता नहीं पा रहा है, या फिर मेडिसिन नहीं मिल पा रही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि डॉक्टर साहब ठीक से डायग्नोसिस बना के और ट्रीटमेंट सही न दे रहे हो, ऐसा तो होना संभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही है। अनुभव अगर है 3-4 वर्ष का, तो सर लाभ तो थोड़ा बहुत होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सर, होना चाहिए। और देखिए, ये भी हम नहीं बोल सकते कि नहीं साहब 100% इलाज होगा, कहीं ना कहीं गैप वही बिल्कुल सर, वो तो है। ढूंढना है जल्द से जल्द, मतलब देर ना हो पाए। और मुझे लगता है कि आपसे चर्चा करने का रीजन यही है कि जितने भी स्टोर हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि उनके स्टोर के हिसाब से जो सुझाव मैं दे सकता हूँ, उनसे बात करने के बाद ही दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप पे लागू होती हैं, उनके स्टोर पे नहीं लागू होती। तो ये उनको समझना पड़ेगा कि जब वो बात करेंगे, हमें अपनी समस्या बताएंगे, तभी, जैसे मैंने एक आइडिया आपको दिया कि सर मल्टी स्पेशलिटी की तरफ आप थोड़ा फोकस करें, तो ये हमारा मार्केटिंग इनसाइट है आपके लिए कि सर जब आप वहां पे फोकस करेंगे तो जो एरिया आपका छूटा हुआ है वो कवर होगा, प्लस आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, प्लस आपका सेल बढ़ेगा। तो अगर कोई दूसरा स्टोर मेरे पास आएगा, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएगा, तो उसके अनुसार मैं उसको सलाह दे सकता हूँ कि सर आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि भाई अपने गांव में, बहुत सही विचार बताया आपने कि भाई राशन बढ़ता है, सारे लोग उस दिन पता रहता है, 500 लोग इकट्ठा होते हैं, आप पर्चे बांटिए, 500 बांटेंगे तो सर 10 लोग तो आएंगे ना आपके पास। बिल्कुल सर। तो आपको मैंने बोला 3 महीने का टाइम सर इसीलिए दिया है, मैंने 1 महीने का टाइम नहीं दिया, 3 महीने का टाइम दिया है। 3 महीने सर कंपनी आपके पीछे खड़ी है और आप काम करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा, बट उसको अप्लाई करना पड़ेगा। आप सोचेंगे फ्री मेडिकल स्टोर पे बैठ के मैं बोलूं पेशेंट आए, वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो तो पड़ेगा और फील्ड पे जाके भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वर्चुअल में हम आपको सारी सपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, बट जो आपका जो एरिया है वहां पे लोग आपको जानते हैं, हमें नहीं जानते, तो आपको हम पहले इसीलिए आगे रखते ताकि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, आप वो काम करिए जो हम आपको बता रहे हैं, और फिर मुझे बताइए कि सर ये काम हो रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही आपने बताया कि आप थोड़ा सा जो मरीज हैं उनको बताइए, फील्ड में जाइए, तो आपका पेशेंट बढ़ेगा। सत्या मैम, और कोई सवाल इसके अलावा? मुझे लगता है नहीं सर, नो सर, थैंक यू। तो अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे बात करने के लिए और अपने सर एक सर छोटी सी बात हम कहना चाहेंगे। बताइए कि सर नेक्स्ट टाइम से जब भी वेबिनार हो, तो सर जो हमारे ई परामर्श क्लिनिक के मित्र जो और जुड़ते हैं उनसे थोड़ा सा एक बार परिचय करा दिया जाया करे, तो सर हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट रहेंगे। बेसिकली सर जैसे अभी हमारे साथ 12 से 15 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनका नाम आता है, आप भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप फोन से कनेक्ट हैं? जी फोन से कनेक्ट है। फोन पे देखिए, आप साइड में एक बिंदु आ रहा होगा। नहीं सर, वो तो हो जाता है एक बार। हाँ। सर ऑनलाइन थोड़ा सा हो जाएगा ना। नहीं, आपका परिचय आप कराते हैं, हम लोग आपका परिचय 5 मिनट सर कराते हैं। मगर दिक्कत क्या है ना कि जैसे अभी देखिए कई सारे लोगों ने अपना वीडियो ऑन नहीं करा, तो मैं खुद उनका चेहरा नहीं देख पाता। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप देखिए सबने ऑन करा है, तो प्रमोद जी ने करा है, आप जी ने करा है, तो अब आप इनसे डायरेक्टली भी बात कर सकते।
तो हम लोग इसीलिए वेबिनार कराते हैं कि आप आए, अपना प्रश्न रखें, आप बात करें, जो बेशक आप बात करें, इसीलिए हम आपको बताते हैं। बट क्या होता है ना, बहुत सारे लोग नहीं बात करते हैं, वीडियो ऑन नहीं रखते हैं। हम लोग बार बार कोशिश करते हैं कि भाई हमारे गेस्ट आए, आप इनसे डायरेक्टली बात करें। तो चैट के थ्रू भी क्वेश्चन मंगाते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी मंगाते हैं, और वीडियो के थ्रू भी मंगाते हैं कि आप वेबिनार में जुड़िए और हमारे गेस्ट से बात करिए। तो जैसे कि 2 लोगों ने वीडियो ऑन किया, प्रमोद जी ने और एस यादव जी ने। उसके बाद बाकी सारे, ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है, वीडियो नहीं ऑन होता है। तो एस यादव जी से कोई सवाल था आपके साथ? यादव जी, सवाल था सर, वो डेमो के लिए हमने कई बार प्रयास किया और डेमो हो नहीं पाया डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन की। डेमो के लिए सर आपको ना, डेमो में क्या जानना चाहते हैं आप? डेमो एक डॉक्टर साहब के साथ हो जाए प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो डेमो तो हम नीचे करना चाह रहे थे कि एक हमारे यहाँ अच्छा है सिस्टम, तो हम प्रयास करें कि आपका कंटिन्यू भी करते हैं। देखिए, डेमो करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐप भी डाउनलोड किए हैं और मैडम ने पासवर्ड और वो भी हमें भेजा था 2 बार, वो हो नहीं पाया। ठीक है, तो माधुरी मैम से मैं कनेक्ट कराऊंगा आपको, और वो डेमो आपको करा देंगे जल्द से जल्द। ठीक है सर। वो जी परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप, कौन सा स्टोर है आपका? जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, प्रमोद कुमार भारती। हाँ सर, स्टोर कहाँ पे आपका, नाम बताइए स्टोर का। सोनी क्लिनिक सर, सोनी क्लिनिक। अच्छा, सोनी क्लिनिक। कहाँ से हैं सर आप? नहीं, गद्दोपुर, महाराजगंज, जौनपुर जिला। तो अशोक जी से कोई सवाल है आपका सर? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। अभी तो आज मैं पहली बार सर से मिला हूँ, थोड़ा सा इनके बारे में जान लूँ क्या है क्या नहीं। तो आप बेसिकली पहली बार आए ना, तो अभी क्या होता है कि जो भी हमारे वेबिनार में लगातार कंटिन्यूअस पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो वो फिर फैमिलियर हो जाते हैं, फिर आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका नंबर भी हम सारे लोगों को शेयर करते हैं कि अशोक जी से कभी भी बात करना चाहे तो वो कर सकते। तो वो सारी चीजें रहती हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, अपना थोड़ा समय देंगे, तो ये भी आपसे इंटरेक्शन होने लगेगा। मतलब 2 से 3 वेबिनार लगते हैं इसमें, क्योंकि सब लोग जब जान जाएंगे तो फिर आपसे थोड़ा पहले वेबिनार में थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि हर बार गेस्ट चेंज होते रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये अगली बार जरूर आपसे। ठीक है अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो माधुरी मैम प्लीज इसे कंक्लूड करें। अब मैं आप सभी को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ जानकारी शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें आप सभी को ध्यान रखना है। OCM एप्लीकेशन आप जब भी चलाते हैं, उसके लिए आपका क्रोम अपडेट होना चाहिए। पेशेंट अपॉइंटमेंट करते समय डॉक्टर की विशेषज्ञता, डॉक्टर की वेटिंग टाइम और डॉक्टर की फीस पे अवश्य ध्यान दें, जैसे अभी हमारे स्पीकर आपको बताया। पेशेंट के रजिस्ट्रेशन के बाद फ्लो बोर्ड पे एक्टिव रहें, जिससे आप डॉक्टर की कॉल मिस ना करें, और इससे कंसल्टेशन भी आपका लेट नहीं होगा। ई परामर्श के समय मरीज की पूरी जानकारी डॉक्टर को बताएं। प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई बातों को जो भी जानकारी आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखी होती है वो अपने पेशेंट से जरूर शेयर करें। प्रत्येक मरीज से ई परामर्श के बाद फीडबैक लें और डॉक्टर्स का फीडबैक फॉर्म जरूर भरें। पेशेंट रजिस्ट्रेशन के बाद फोन की स्क्रीन ऑन रखें और OCM एप्लीकेशन को बंद ना करें। जैसा कि आप सभी को पता है, ई कंसल्टेशन होती है यहाँ पे, तो इमरजेंसी एंड एक्सीडेंटल केसेस को दर्ज ना करें। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, यदि कोई भी ई क्लिनिक हमारे साथ में जुड़ता है तो उसको क्या क्या लाभ मिलता है। उसके स्टोर पर डॉक्टर की उपलब्धता होती है, चिकित्सा सुविधा में वृद्धि होती है, और उसके स्टोर पर मरीजों की संख्या बढ़ती है। मरीजों की संख्या बढ़ने से उसकी दवाओं की बिक्री बढ़ती है, बिक्री बढ़ने से उसके स्टोर का वित्तीय लाभ होता है, और उसके क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ती है, और स्टोर ओनर की सामाजिक पूंजी में वृद्धि होती है। आप सभी का बहुत बहुत आभार अपना समय हमें देने के लिए। हम जल्द ही अगले लीडरशिप वेबिनार के लिए आपको सूचना देंगे। वेबिनार से जुड़ने और अपना समय देने के लिए हम आपके आभारी हैं। आशा है आप सभी का सहयोग इसी तरह से हमें मिलता रहेगा, और हम आपके ई क्लिनिक के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आप सभी को प्रदान करेंगे। धन्यवाद। अशोक जी और अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।